नमो नमः। अहं वैद्या सारिका भुजबळ अस्मि। परम आयुर्वेद आयोजितं चरकसंहिता अध्ययन अध्यापन तद्विद्या संभाषा एतत् उपक्रमे सर्वेषां हार्दः स्वागतम्। अनलॉक चरक संहिता इस सीरीज में हमने पूरे भारतवर्ष से 20 गुरुजनों के बड़े वैद्यों के व्याख्यान के आयोजन किया था। आज इस सीरीज का अंतिम पुष्प है और हमारा सौभाग्य है कि आज हमें मार्गदर्शन करने वाले हमारे प्रिय गुरुवर्या वैद्या यशस्वी जोशी महोदया। उनका काम ही उनके परिचय के लिए पर्याप्त है। उन्होंने बीए, एमए, एमफिल संस्कृत में किया हुआ है, एमडी काय चिकित्सा एवं पीएचडी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद में उन्होंने किया है। इसी के साथ एमएस साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग में भी उन्होंने पदवी प्रदान की है। She was attached to College of Ayurved Bharati Vidyapeeth University Pune for last 30 years. Work as HOD and professor in Sanhita department of this college. Invited as resource person and have also presented papers in various national and international Ayurvedic conferences. She has written nearly 25 articles in various renowned journals. She has guided almost 30 MD and 4 PhD scholars. 4 books are published. Ayurvedic practitioner for more than 15 years. Recently, she has taken voluntary retirement from teaching job in last month and now engaged in Ayurveda practice and as counselor. Now she is consultant at Punarvasu Chikitsalaya at Rajendra Nagar and Model Colony, Pune. Special OPD for Manasopchar and counseling. मैं अधिक समय व्यतीत न करते हुए महोदया से विनम्रता से विनती करती हूँ कि आप हमें चिकित्सा विशेष के लिए रुग्ण परीक्षा विशेष इस विषय पर प्रकाश डालें। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं इस परम आयुर्वेद के संयोजक, संचालक और पुरस्कर्ता जो है भुजबळ दाम्पत्य, उनके प्रति विशेष अभिनंदन उनका करना चाहती हूँ कि बहुत सालों से ये इस प्रकार का एक उपक्रम कर रहे हैं जिससे आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज मुझे इस एक आयुर्वेद के अच्छे कार्य में हिस्सा होने का एक अवसर मिला है। आज का जो विषय है चिकित्सा विशेष अर्थ रुग्ण परीक्षा विशेष, इस विषय की अब हम शुरुआत करते हैं। तो ये चिकित्सा विशेष क्या है एक्चुअली, और हमें ये चिकित्सा विशेष के बारे में सोचने की जरूरत क्यों पड़ती है या कब पड़ती है, ये पहले समझ लेना चाहिए। सारे जो वैद्यगण है वो चिकित्सा पेशेंट आने के बाद चिकित्सा का एक प्लान तय कर लेते हैं निदान होने के बाद। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि जब हमें हमारा जो एक प्लान था उसके हिसाब से जितने दिनों में हमें रिजल्ट अपेक्षित थे उतने दिनों में रिजल्ट मिल नहीं पाते, या कभी कभी ऐसे होता है कि जो हम अपेक्षित रखते हैं जिस सिम्टम में उपशम मिलेगा ऐसा कुछ, या कोई भी तकलीफ नहीं होगी ऐसा कुछ, तो ऐसा ना हो के सिम्टम्स परसिस्टेंट रहते हैं या और भी कुछ निर्माण होता है, तब हम फिर एक बार पेशेंट का परीक्षण करने की सोचते हैं, व्याधि के बारे में सोचने की जरूरत हमें उस समय महसूस होती है। ऐसे इसके बाद जो चिकित्सा का प्लान होता है ये सब फिर एक बार सोचने के बाद वो चिकित्सा विशेष है। जो बहुत जाने माने वैद्य है जिनका संहिता उनका गहराई का अध्ययन है उन्हें ये रिपीट करने की जरूरत शायद नहीं पड़ती, लेकिन जो नए प्रैक्टिशनर्स है या जिन्होंने संहिताएं कम पढ़ी है, ऐसे जो प्रैक्टिशनर्स है उनके लिए ये आज का लेक्चर है ऐसा मैं मानती हूँ। यानी जो बहुत ही प्रैक्टिशनर्स अच्छे हैं और अच्छे अभ्यासु भी है उनके लिए शायद इसमें कुछ नया नहीं मिले। और फिर इस प्रकार से हमें एक जरूरत महसूस होती है कि फिर से एक बार क्लिनिकल एग्जामिनेशन करे, स्पेसिफिकली करे और उसमें ये देखे कि किस कारण हमारा ये किस प्रकार का चिकित्सा का उद्देश्य सफल नहीं हो रहा है। ये परीक्षा जो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन ये दो प्रकार की है, हम सब जानते हैं। एक रुग्ण की परीक्षा है, एक व्याधि की परीक्षा है। व्याधि की परीक्षा जो है यानी रोग की परीक्षा,
वो निश्चित रूप से हम व्याधि के विनिश्चय के लिए यानी निदान के लिए करते हैं, जिसमें निदान पंचक हमारा टूल है, हेतु पूर्वरूप रूप उपशय संप्राप्ति। इसके आधार से हम रोग की परीक्षा करते हैं। रोग का निश्चय होने के बाद भी व्याधि की अवस्था, क्योंकि हमारे पास पेशेंट पहली ही अवस्था में आएगा ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, वो किसी भी अवस्था में हमारे पास आ सकता है। तो व्याधि अवस्था का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि अवस्था के हिसाब से चिकित्सा बदलती है। अवस्था का ज्ञान होने का एक महत्वपूर्ण साधन है लक्षणों का समुच्चय। जो विशिष्ट विशिष्ट लक्षण है उनके आधार से ही हम समझ लेते हैं कि ये अवस्था है। और इन लक्षणों के अलावा दशविध परीक्षा भावों में कुछ घटक ऐसे हैं जो हमें व्याधि की अवस्था के लिए मार्गदर्शन करते हैं। दूसरी परीक्षा है रुग्ण की परीक्षा, जो हमारा आज का विषय है। रुग्ण की परीक्षा अलग अलग प्रमाण, त्रिविध परीक्षा, षड्विध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा, दशविध परीक्षा के बाकी के भाव, इनकी सहायता से हम करते हैं। ये व्याधि या व्याधित यानी रुग्ण, उनकी परीक्षा का महत्व क्या है? एक अच्छी प्रकार परीक्षा करने के बाद ही चिकित्सा का प्लान हम कर सकते हैं कि चिकित्सा कौन से प्रकार की देनी है, कौन से कल्प का उपयोग करना है, औषध का प्रमाण कितना होना चाहिए, कौन सी भैषज कल्पना होनी चाहिए, कल्प लेने के लिए सहपान कौन सा होना चाहिए। ऐसे सारे जो विचार है ये व्याधि और रुग्ण इनका निर्णय होने के बाद ये परफेक्ट हो जाते हैं। इतना सारा विचार करके अगर चिकित्सा की तो फिर रुग्ण को अल्प पीड़ा या रुग्ण को कम समय में लाभ होगा, या कम या जो हमें अपेक्षित है उस समय में रुग्ण को लाभ होगा, और हमें जो अपेक्षित है वो यश भी हमें मिल जाएगा। तो रुग्ण की तरफ से और वैद्य की तरफ से, दोनों तरफ से लाभदायक ऐसा होने के लिए व्याधि की परीक्षा और रुग्ण की परीक्षा डिटेल में करना आवश्यक है। परीक्षा भाव ये है, ये हम सबको मालूम है, दुष्यम देशम बलम कालम नलम प्रकृतिम वयः, ये वाग्भट का श्लोक, और चरक में जो विमान स्थान में अलग अलग परीक्षा भाव दिए है, ये भाव, इनसे इनका ही एक्सप्लेनेशन आज हम ज्यादा स्पष्टीकरण देखने वाले हैं। ये जो भाव है इसमें दोष, दूष्य और व्याधि की अवस्था, ये सारे रोग परीक्षा में जाते हैं, यानी व्याधि की परीक्षा में जाते हैं, जिनके बारे में आज हम नहीं देखेंगे। उन फैक्टर्स में देश और काल, ये दो फैक्टर ऐसे हैं कि जो रुग्ण से भी संबंधित है और रुग्ण से असंबंधित ऐसे भी है। जो रुग्ण से संबंधित नहीं है उनको यहाँ मैंने पुरुष अनाश्रित ऐसे लिखा है, पुरुष यानी यहाँ रुग्ण अपेक्षित है। देश के दो भाग है, देह देश और भूमि देश। देह देश यानी रुग्ण का शरीर, और भूमि देश यानी उसका निवास स्थान। काल के दो प्रकार है, नित्य का काल और अवस्थित काल। नित्य का काल और भूमि देश, ये जो दो घटक है ये पुरुष अनाश्रित है, यानी रुग्ण के देह में आश्रित नहीं है। तो अवस्थित काल में व्याधि अवस्था आती है जो व्याधि की परीक्षा में जाती है। तो जो बचता है वो सिर्फ ये देह देश है, जो हम आज विशेष रूप से रुग्ण की परीक्षा में जिसका विचार करने वाले हैं। बाकी के सारे जो घटक है ये रुग्ण देह देश के सापेक्ष होते हैं। जो चरक संहिता में विमान स्थान में शुरू में देश का वर्णन आया है, यानी परीक्षा भावों में ही, उसमें देशस्तु भूमि ही आतुरस्य, ऐसे दो प्रकार से है, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। एक आतुर परिज्ञान के लिए और दूसरी भूमि की परीक्षा है जो वो औषध परिज्ञान के लिए। औषध परिज्ञान की जो परीक्षा है वो कल्प स्थान में लिखी हुई है, और यहाँ आतुर के संबंधित जो भूमि देश ही, लेकिन आतुर से संबंधित, यानी आतुर का हैबिटेट, आतुर का निवास स्थान, आतुर जहाँ पैदा हुआ है, जहाँ उसका ग्रोनअप हुआ है, जहाँ उसको व्याधि हुआ है, ऐसी सारे वो सारा क्लाइमेट कैसा है, उससे भी कई सारे बातें समझ में आ जाती है जो यहाँ लिखी हुई है कि वो जहाँ ग्रोनअप हुआ है उस देश के आचार विचार आहार वगैरह वगैरह कैसा है। इस पर भी हम आज फोकस नहीं करने वाले हैं। आज हम सिर्फ रुग्ण का शरीर, इस पर ही फोकस करने वाले हैं। तो भी ये 10 भाव है, प्रकृति विकृति सार संहनन प्रमाण सात्म्य सत्व आहार शक्ति व्यायाम शक्ति और वय। ये सब हमने जब हम चरक की एग्जाम देते हैं तो अब हमें ये सब मालूम हो जाता है, ये सब हम 10 रटते भी रहते हैं। फिर एक एक इसमें से ही एक एक का वर्णन आज हम देखने वाले हैं।
मैंने संहिता का अध्ययन अध्यापन कई सालों से किया है और आयुर्वेद की प्रैक्टिस मेरी स्वल्प अल्प है, लेकिन फिर भी मैं कुछ केसेस के साथ ये स्पष्ट करने की कोशिश करूंगी। इसमें भी विकृतितः परीक्षित ये जो है ये सारा व्याधि परीक्षा में जाता है। तो विकृति छोड़ के जो 9 ये फैक्टर है इनको हम अब देखेंगे और बाकी के अन्य भी कुछ फैक्टर्स है उनको भी हम एक समझ लेने की कोशिश करेंगे। ये सारी रुग्ण परीक्षा करना इसलिए आवश्यक है, हमने चिकित्सा जब हम प्लान करते हैं तो व्याधि के हिसाब से अगर हम गए तो विशिष्ट चिकित्सा विशिष्ट व्याधि के लिए प्रिस्क्राइब की है इसलिए हम वो दे दें, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन वो चिकित्सा देने के लिए कई बार रुग्ण अनर्ह होता है, यानी व्याधि चिकित्सा अर्ह है लेकिन रुग्ण अनर्ह है। यानी किसी को कोई कफज व्याधि हुआ है और हम सोच रहे हैं कि उसे वमन दे दे, तो व्याधि की दृष्टि से ये निर्णय योग्य है क्योंकि व्याधि जो है वो वमन अर्ह है। लेकिन रुग्ण को अगर ऊर्ध्वक रक्तपित्त की हिस्ट्री है तो फिर रुग्ण वमन चिकित्सा के लिए अनर्ह हो जाता है, तो उस समय हम वो वमन चिकित्सा उसे अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे कई बार शमन औषधियों के बारे में भी होता है, स्वेदन के बारे में, रुक्षण के बारे में ऐसे हो जाता है कि व्याधि चिकित्सा अर्ह है, व्याधि का निदान हमारा सही है, व्याधि की चिकित्सा हमने जो डिसाइड की वो व्याधि की सापेक्ष सही है, लेकिन रुग्ण अनर्ह है इसलिए हम नहीं कर पाते। और अगर हमने करने की कोशिश की तो फिर रुग्ण को और पीड़ा निर्माण होगी और हमें अपयश मिलेगा और रुग्ण को पीड़ा या उसकी असाध्यता भी बढ़ सकती है। इसलिए रुग्ण परीक्षा विशेष करना यानी हमारी किसी भी प्रकार की गलती ना हो, इसलिए रुग्ण परीक्षा करना अत्यावश्यक है। ये जो आज का व्याख्यान का विषय है जिसमें हम ये प्रकृति, सार, संवहन ये सारी बातें देखने वाले हैं, इसका फायदा, इसके ज्ञान का फायदा डायग्नोसिस के लिए भी होता है, यानी व्याधि का निश्चय करने के लिए, विशिष्ट निदान करने के लिए, अवस्था का निदान करने के लिए ऐसा भी है। लेकिन फिर भी वो पार्ट आज हम इसमें नहीं डिस्कस करने वाले, यानी डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस नहीं आएगा। प्रोग्नोसिस के सापेक्ष देखा जाए, साध्यता के सापेक्ष, तब भी इन सारे फैक्टर्स का बड़ा महत्व है, लेकिन वो भी हम नहीं देखेंगे। हम सिर्फ चिकित्सा में गलती ना हो इसलिए लिए क्या क्या करना चाहिए, इस एंगल से ही आज की सारी चर्चा इस दिशा से ही जाएगी। तो ये जो 10 भाव है, प्रकृति, विकृति, सार, संहनन, उसमें से पहला है प्रकृति। प्रकृति में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि शुक्रशोणित प्रकृति, काल गर्भाशय प्रकृति, आतुर आहार विहार प्रकृति, महाभूत विकार प्रकृति, ये सब गर्भ शरीर की अपेक्षा से है। और तेन तेन दोषेण गर्भ अनुबध्यते ततः सा दोष प्रकृति उच्यते मनुष्याणां। ये दोष प्रकृति, इसी नाम से इसे जानना चाहिए। आगे चरक ने चर्चा की है कि ये प्रकृति शब्द कैसे गलत है, तो उसे श्लेष्मल, पित्तल, वातल यही कहना उचित है और इन्हीं शब्दों का उपयोग आगे चरक संहिता में आया है। तो पहली है कफ प्रकृति या श्लेष्मल लोग, जिनमें कफ का प्राधान्य है। ये जो सारा वर्णन है ये विमान स्थान से ही लिया हुआ है। ये जो प्रकृति का वर्णन आया है इसमें एक एक गुण के कारण उस शरीर में क्या क्या होता है ऐसे लिखा है। ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो अलग रंग में लिखे हुए शब्द है जैसे स्निग्धांग, तार संहत स्थिर शरीर, शैताद, अल्प क्षुद्र तृष्णा, अल्प स्वेद और बलवंत, ये जो फैक्टर्स है इस प्रकृति में, इनका हमें चिकित्सा विशेष के लिए विचार करना है। स्निग्धांग है, तार संहत स्थिर शरीर है, अल्प क्षुद्र तृष्णा, संताप, स्वेद ऐसे है और बलवान है। तो इतना ही केवल प्रकृति का विचार किया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्याधि, यानी व्याधि कौन सा भी हो। अभी पेशेंट की प्रकृति श्लेष्मल है तो श्लेष्मल प्रकृति के कारण वो लंघनार्ह होता है। श्लेष्मल प्रकृति के कारण, कफ प्रकृति के कारण इसे हम तीक्ष्ण स्वेदन दे सकते हैं। ये स्निग्ध है, ये मनुष्य खुद ही स्निग्ध है, स्नेह प्रधान है, इसलिए इसको स्नेहन जो देना है वो अल्प या मध्यम। इसको हम विगरस व्यायाम यानी जो फिजिकल एक्सरसाइज उसको बताना है या व्यायाम बताना है वो उचित मात्रा में, बड़ी मात्रा में बता सकते हैं। अगर व्यायाम से ही उसको फायदा होने वाला है या वो व्यायाम नहीं कर रहा है तो व्यायाम उसको जरूर एडवाइस करना ही चाहिए। इन्हें तीक्ष्ण शोधन की आवश्यकता होती है क्योंकि ये स्थिर शरीर ऐसे है, स्निग्ध अंग है, स्थिर शरीर है और बलवान है। और शोधन के बाद इसकी क्षुधा कम है,
शोधन के बाद अग्निदीपन हो ही जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे अनुभव को आता है कि शोधन के बाद कुछ पेशेंट्स भी अन्न काल में ही 2-3 दिन उनके आराम से जाते हैं। शोधन के बाद के संसर्जन क्रम के कुछ लोगों को 2 अन्न काल से काफी नहीं होता। तो जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उन्हें प्रायः द्विअन्न काल, एक दिन में 2 बार ही संसर्जन क्रम का अवलंबन करे, इतना इनके लिए काफी हो जाता है। फिर है पित्तल। पित्तल जो है ये भी पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो अलग रंग में लिखा है कि ये उष्ण असह है, सुकुमार, पिपासावंत, तीक्ष्णाग्नि, प्रभुत अशनपान, क्लेश असहिष्णु, दंडशुभ, शिथिल मृदु संधि मांस और मध्यबल। अब देखो यहाँ प्रभुत अशनपान और दंडशुभ ऐसे 2 शब्द आए हैं, तो दोनों ही आहार से ही संबंधित है। अग्नि तीक्ष्ण है ही। प्रभुत अशनपान का अर्थ है कि ये एक समय में अधिक मात्रा में खा सकते हैं। प्रभुत अशनपान, प्रभुत अशन, प्रभुत पान, ये एक समय में अधिक मात्रा में खाना खा सकते हैं, अधिक मात्रा में जो पेय है वो पी भी सकते हैं। और दंडशुभ का अर्थ है कि ये बार बार इन्हें खाने की इच्छा होती है, यानी एक ही समय में अधिक मात्रा में खाना और बार बार खाने की इच्छा होना, ऐसे 2 आहार से संबंधित इनके प्रधान लक्षण हैं। ये जो पित्तल है, अब इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये उन्हें उष्ण सहन नहीं होता, बार बार भूख प्यास लगती है और एक समय में ज्यादा खाने की जरूरत होती है। फिर भी ये सुकुमार है, अग्नि तीक्ष्ण है, क्लेश सहन नहीं होते इनको, मध्यबल है, दंडशुभ है। अब इनके सापेक्ष चिकित्सा करनी है, व्याधि कोई भी हो लेकिन केवल इनकी पित्त प्रकृति ही ध्यान में रखनी है। तो ये बातें समझ लेना आवश्यक है कि इन्हें हम लंघन दे सकते हैं। जैसे कफ का पर्सन जो था वो लंघन अर्ह ही था, वैसे पित्त प्राधान्य का पर्सन, पित्त प्रकृति का व्यक्ति लंघनार्ह होता है ऐसे नहीं। कफ पित्ते द्रवे धातु सहेते लंघनम महत्, ऐसा चरक में कहा गया है। तो कफ पित्ते द्रवे धातु, जब द्रव गुण से पित्त बढ़ा हुआ है तब उसे वहां उस समय में लंघन देना योग्य है। अगर पित्त तीक्ष्ण उष्ण गुण से बढ़ा है तो फिर सर गुण से बढ़ा हुआ है तो फिर वो लंघन वहां उचित उपाय नहीं होता। इसलिए लंघन दे सकते हैं लेकिन वो मर्यादित स्वरूप में दे सकते हैं, विचार करके देना चाहिए। स्तंभन के जो योग्य लोग बताए उसमें पित्त प्रकृति ऐसा एक स्तंभनीय है, ऐसे ही आया हुआ है। तो इनके शरीर में सरगुण के कारण और तीक्ष्ण गुण के कारण एक प्रकार की आशुकारिता रहती है, और साथ में इनमें मांस संधि ये भी शिथिल और मृदु है। तो गंगाधर ने एक 17 से 20 में जो चरक सूत्र स्थान के अध्याय है उसमें कहीं किसी एक विषय में गंगाधर ने ऐसे स्पष्ट किया है कि जहां जहां अशुकारित्व आता है व्याधि को, वहां वहां रक्त का संबंध है। और वो रक्त का संबंध है क्योंकि वो रक्त सरगुण से द्रव गुण से प्रवाहित होता रहता है और फास्ट है, इसलिए वो रक्त का संबंध अशुकारी व्याधि में अगर लिखा नहीं है संप्रति में फिर भी समझ लेना चाहिए, ऐसा गंगाधर का एक वचन है। उसी हिसाब से पित्त प्रकृति के जो लोग हैं उनमें अशुकारिता व्याधि की जल्दी निर्माण होने की संभावना है, क्योंकि इनमें मांस शैथिल्य है, संधि शैथिल्य है, इनमें सरगुण की प्रधानता है। तो व्याधि में दोषों का विसर्पण होना जो है और खान संश्रय जो होना जो है, ये बात पित्त प्रकृति के लोगों में आशुकारी यानी अल्प समय में हो सकती है। ये बात एक ध्यान में रखनी है प्रैक्टिस की दृष्टि से, कि ये देखते देखते ये कहीं कॉम्प्लिकेशन में ना चली जाए या अगली अवस्था इनकी जल्दी ना आ जाए। फिर ये उष्ण असह है, तीक्ष्ण गुणी है, इसलिए वेदन चिकित्सा इनमें नहीं देनी चाहिए या बहुत ही मर्यादित स्वरूप में देनी चाहिए। स्वेदन में मर्यादा है इसलिए शोधन भी इनका मध्यम ही हो जाता है। संसर्जन क्रम में इन्हें प्रायः 2 अन्न काल से इनकी भूख का शमन नहीं होता, इन्हें 3 अन्न काल संसर्जन क्रम का ही आहार लेकिन 3 अन्न काल ऐसा उन्हें सेवन करना चाहिए या सेवन करने की इनकी अपेक्षा रहती है। तो इन्हें हम कंपल्सरी ये नहीं कह सकते कि 2 ही बार खाओ। फिर इनको कुछ औषधियां देने में भी मर्यादा है, जैसे कि भल्लातक, चित्र, कुछ लोगों को त्रिकटु से भी कुछ दाह या ऐसे लक्षण निर्माण होते हैं। और ये ऐसे लोग हैं कि इन्हें हमें अगर पथ्य कुछ बताना है तो हमें कृतान्न वर्ग के यानी जो भी कुछ खाने की चीजें बनानी है उनमें से बहुत कम बता के नहीं चलता,
क्योंकि ये बार बार खाने वाले हैं या इन्हें बार बार भूख लगने वाली है और इनका चॉइस बड़ा रहता है खाने में, इसलिए अलग 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 प्रकार के घृतान्न वर्ग के पर्याय इन्हें प्रिस्क्राइब करने की हमें आवश्यकता होती है। तो ये चिकित्सा के विशेष है पित्त प्रकृति के सापेक्ष। फिर है वात प्रकृति। वात प्रकृति के लोग ये रुक्ष, अपचित, अल्प शरीर, चेष्टा लघुत्वात लघु चेष्टा, आहार व्याहार, शीघ्रत्वात शीघ्र समारंभ क्षोभ, शीघ्र त्रास राग विराग, शीत असहिष्णु और अल्पबल। ये इनकी ये जो फीचर्स है ये चिकित्सा की दृष्टि से ध्यान में रखने हैं। ये लंघनार्ह नहीं है क्योंकि ये रुक्ष ही है, लघु है, अल्पबल ही है, इसलिए केवल वात प्रकृति का मनुष्य कभी भी लंघनार्ह नहीं होता। वो प्रकृति सापेक्ष देखा तो वो हमेशा ब्रूहणार्ह ही है, सिर्फ प्रकृति सापेक्ष, व्याधि निरपेक्ष। लेकिन ब्रूहण देते समय भी अग्नि का विचार करके ही उन्हें ब्रूहण देना चाहिए। मार्गावरोध जैसी संप्राप्ति है तो फिर ब्रूहण में अलग प्रकार का विपन वगैरह लघु ऐसा कुछ करके फिर बाद में ब्रूहण ऐसा देना पड़ता है। लेकिन इन्हें लंघन एडवाइजेबल नहीं इतनी मात्रा में। ये स्नेहन स्वेदन इनके शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक और उपयोगी और बहुत फायदेमंद है। उत्तम स्नेहन जो बाह्य और अभ्यंतर दोनों स्वरूप से, अभ्यंतर भी बाह्य भी, उत्तम प्रकार का स्वेदन ये सहन कर सकते हैं, इन्हें इनकी जरूरत भी है। लेकिन इतना उत्तम स्नेहन और उत्तम स्वेदन करने के बाद भी शोधन इनके लिए मृदु ही आवश्यक है, क्योंकि इन्हें अगर तीक्ष्ण स्वेदन दिया गया तो फिर से वात प्रकोप होता है। तो जहां जहां वात प्रकृति है वहां वहां वात प्रधान रोगों में भी ऐसे आया है कि मृदु शोधन दे दो, तो वात प्रकृति में तो मृदु शोधन ही देना चाहिए। तो इतनी सारी कंडीशंस के कारण इनके लिए बस्ती ही एक योग्य उपक्रम हो जाता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बस्ती के द्रव्य के चयन के सापेक्ष हमें कार्य मिलता है। जैसे भी हम द्रव्य सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से कार्य है, या कार्य के हिसाब से हम द्रव्य सिलेक्ट करते हैं, इसलिए लंघन होता है या वात प्रकोप होगा ऐसी कोई शक्यताएं नहीं रहती बस्ती से। और इन्हें बार बार आश्वासन देना पड़ता है। ये कुछ चंचल प्रवृत्ति के लोग हैं तो इन्हें बार बार आश्वासन की चिकित्सा भी बीच बीच में जरूरत होती है। इसके अलावा प्रकृति के सापेक्ष सहपान, ये हम जब स्टूडेंट थे तो ससून सिविल हॉस्पिटल में हमारी चिकित्सा और निदान के प्रैक्टिकल चलते थे आयुर्वेदिक वार्ड में। वहाँ वैद्य चंद्रशेखर जोशी इनकी ओपीडी रहती थी। अभी सर हयात नहीं है, लेकिन उनके काफी अच्छे अच्छे नुस्खे थे प्रैक्टिस के। ससून में आने वाला जो एक लोगों का माहौल है वो सिविल हॉस्पिटल है, और वहाँ वैसे थोड़े इकोनॉमिकली बैकवर्ड कहेंगे इस प्रकार के लोग आते थे। और वहाँ आयुर्वेद का वार्ड बड़ा था, बहुत पेशेंट एडमिट रहते थे, जिसमें ज्यादा उधर के, आमवाद के और कामला के ऐसे कई सारे रहते थे। तो ओपीडी में या आईपीडी में हर पेशेंट हर प्रकार का अनुपान या सहपान औषध के साथ ले सकेगा ऐसा नहीं, तो सर केवल पानी का ही इनमें फर्क करते थे। और ऐसा वैसे आमवाद का क्रॉनिक पेशेंट या उधर का क्रॉनिक पेशेंट, इसमें प्रकृति का निश्चय करना बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन फिर भी सर हमें ऐसे बताते कि ये कफ प्रकृति का है इसलिए इसको उष्ण जल ही देना है, ये पित्त प्रकृति का है इसलिए इसको क्वचित शीत जल, ऐसा ससून में तैयार करके रखा जाता था। पानी उबालना है और डेरे में, मिट्टी के डेरे में रखना है, और जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उन्हें उस प्रकार का पानी दिया जाता था आमवात में भी। और वात प्रकृति के लिए गर्म पानी या गर्म नींबू पानी, और जो अफोर्ड कर सकते हैं फिर उनके लिए मधु या घृत या दूध या गर्म पानी प्लस घृत, ऐसे फर्क सर करते थे। वो क्रॉनिक पेशेंट में भी किसी प्रकार से प्रकृति निश्चय करके इस प्रकार का भेद करते थे। और जब क्रॉनिक पेशेंट का मतलब ये है कि वे पेशेंट वैसे दुर्बल कृश हो जाते हैं और इतना कुछ सहयोग भी नहीं देते हिस्ट्री में, फिर भी सर उनका कुछ किया करते थे इस प्रकार का डिफरेंशिएशन। और ये अच्छी बात मुझे याद है, और फायदे तो उन पेशेंट को बहुत अच्छे होते थे चिकित्सा से। तो प्रकृति के सापेक्ष सहपान ऐसा भी एक विचार किया जा सकता है। फिर दूसरा घटक है सार। तो दो घटक थे विकृति छोड़ के, उसमें से दूसरा है सार। धातु जो है, सार की परीक्षा यानी विशुद्धतर धातु की परीक्षा। धातु शरीर संगठन का घटक है, शरीर का मूलभूत संगठन करने वाला जो घटक है वो धातु है। तो सारयति जीवयति ऐसा दलदल में
सारता के प्रति कहा है, सारता की परीक्षा के संदर्भ में। धातु पर शरीर का बल है, धातु पर ओज है और धातु पर अवयव की उत्पत्ति है। तो लोकल इम्यूनिटी ऐसा एक शब्द बीच बीच में कभी सुनाई दिया करता था कि किसी को, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ कि किसी को बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसे पेशेंट को कुछ डॉक्टर ऐसा बताते थे कि आपकी लोकल इम्यूनिटी कम हुई। लोकल इम्यूनिटी यानी क्या कि ब्लैडर की क्षमता कम हुई है आपकी, यूरिनरी ब्लैडर की, इसलिए आपको बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होता है। तो ये जो लोकल इम्यूनिटी ऐसा शब्द जिस वक्त मैंने पहली बार सुना तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो लोकल यानी ये किसी विशिष्ट ऑर्गन के प्रति बोल रहे हैं अगर, तो ये ऑर्गन की उत्पत्ति जिस धातु से होती है उस धातु का परीक्षण करना चाहिए। अगर उस ऑर्गन को बलवान बनाना है, यानी हमारी दृष्टि से ये विचार है, ये मैं कभी इनके साथ बात करने नहीं गई हूँ लेकिन ये मेरा विचार है कि अगर ये उस ऑर्गन की इम्यूनिटी है एज अ ऑर्गन के वहां, यानी उस ऑर्गन में वो दोष आके स्थान प्राप्त कर रहा है, वो आगंतु दोष है और वो उस अवयव में आके अगर स्थान प्राप्त कर रहा है तो उस स्थान को बलवान करना चाहिए। उस स्थान को बलवान करना है यानी क्या, उस अवयव को, अवयव यानी क्या, तो जिस धातु से उस अवयव की उत्पत्ति हुई है उस धातु को बलवान करना चाहिए। तो सारता परीक्षा करके हम ये समझ सकते हैं कि इस पेशेंट में ये धातु बलवान है या नहीं है, और अगर है तो फिर उस ऑर्गन के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए इस धातु को हमें विशेष रूप से पोषण देना है। तो इससे हमें ऐसी चिकित्सा में कि जहां ऐसे बार बार रिकरेंस होने वाले पेशेंट आते हैं, उनकी चिकित्सा के लिए ये एक विचार फायदेमंद होता है। तो सारता परीक्षा में ये कुछ बातें ऐसे लिखी है, बाकी कुछ वर्णन है, लेकिन जो चिकित्सा की दृष्टि से आवश्यक है वो यहाँ लिखा हुआ है कि सुकुमार, रक्तसार के लोग सुकुमार है, अनति बल नहीं है, अच्छा, क्लेश सहन, अक्लेश सहिष्णु है, क्लेश सहन कर नहीं पाते, उष्ण सहन कर नहीं पाते। वेदसार में तो डायरेक्टली लिखा है कि सुकुमार उपचारताम च आचष्टो, यानी उपचार ही सुकुमार होने चाहिए, ऐसे मेदसार व्यक्ति की ये अपेक्षा है। सुकुमार उपचार का अर्थ क्या है कि जो ज्यादा तीक्ष्ण नहीं है, जिसमें पेशेंट की बलहानि होगी, जिसमें पेशेंट को पीड़ा बढ़ेगी, ऐसे किसी भी प्रकार के उपचार वेदसार के व्यक्ति के लिए नहीं चाहिए। तो कोई भी पीड़ा ना हो और सुख से उसे उपशम मिले, ऐसे उपचार यानी सुकुमार उपचार। तो मेदसार व्यक्ति के लिए सुकुमार उपचारों की आवश्यकता है। मांसाहार व्यक्ति जो है वो बलवान है, अस्थिसार जो है वो क्लेशसह है, स्थिर शरीर है, और मज्जासार जो है वो मृदु है लेकिन बलवान है। तो चिकित्सा की दृष्टि से इतने ही पॉइंट्स है कि, लेकिन ये सारता सापेक्ष सारे पॉइंट्स है। अगला पॉइंट आता है संहनन। संहनन जो है वो हमें ऐसे लगता है कि संहनन का संबंध सिर्फ बल के सापेक्ष है, तो बल के सापेक्ष है ही, क्योंकि सुविभक्त अस्थि, सुबद्ध संधि, सुनिविष्ट मांस शोणित वगैरह वगैरह, ऐसी जो सारी बातें हैं उसको सुसंहत शरीर ऐसा कहते हैं। और वो जो सुसंहत शरीराः पुरुषाः बलवन्तः विपर्येण अल्पबलाः आणि मध्यत्वात् संहनस्य मध्यबला भवन्ति। तो संहनन के सापेक्ष शरीर का बल है ही, और बल के सापेक्ष बहुत सारी चिकित्सा होती है, लेकिन संहनन का जहाँ वर्णन आया है तो दूसरी जगह पे उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि व्याधि उत्पात प्रतिबंधकत्व, व्याधि बल प्रतिरोधकत्व, ये दो बातें संहनन पे निर्भर है। व्याधि बल प्रतिरोधकत्व यानी व्याधि निर्माण होने के बाद व्याधि के साथ प्रतिकार करने की शरीर की क्षमता, ये संहनन पर निर्भर है। व्याधि निर्माण होने के बाद व्याधि का प्रतिरोध। और दूसरी बात है व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्व, यानी व्याधि निर्माण ही ना हो, व्याधि का उत्पाद ही ना हो, उत्पाद होना यानी निर्माण होना, व्याधि की निर्मित ही ना हो, इसके लिए प्रतिबंध करना। इस प्रकार के ये जो दो घटक है, व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्व, व्याधि बल प्रतिरोधकत्व, ये संहनन पे डिपेंडेंट है, या इसे हम इम्यूनिटी ऐसे नाम से अभी समझते हैं। और तीसरा एक महत्वपूर्ण भाग है संहनन के सापेक्ष, वो है बाह्य आघात का सहत्व, यानी एक्सटर्नल कॉजेस या ट्राउमेटिक कॉजेस या बाह्य आघात ऐसे जो होते हैं शरीर पर,
वो अगर शरीर का संवहन उचित रूप का है तो ये आघात सहन हो जाते हैं और आघात से होने वाले फर्दर कॉम्प्लिकेशन जो है उससे वो रुग्ण बच सकता है। इसलिए उसके संवहन की परीक्षा करनी है। संवहन अगर अच्छा नहीं है तो उसका अर्थ ये है कि वहां शैथिल्य निर्माण हुआ है, और शैथिल्य निर्माण हुआ है इसका अर्थ ही क्या है कि शैथिल्य का अर्थ इंदु ने स्वरूपात हानि ही ऐसे लिखा है कि जिसमें भी शैथिल्य होता है उस अवयव की अपने स्वरूप से यानी अपने कार्यक्षमता में उसे हानि हो जाती है। और ऐसा अगर धातु अकार्यक्षम होता गया तो धातु में अल्पकाल में शिथिल धातु में अल्पकाल में स्थान संश्रय होता है। शिथिल शरीर में दोष का विसर्पण आशु होता है यानी जल्दी हो जाता है, ये भी प्रमेय की संप्राप्ति में लिखा हुआ है, और कार्यहानि होती है। तो ये तीनों बातें संप्राप्ति से संबंधित है कि शिथिल शरीर अगर है, संहत शरीर नहीं है, शरीर शिथिल है या कुछ धातु शिथिल है, तो उन धातुओं में स्थान संशय जल्दी होगा, उस शरीर में दोष का विसर्पण जल्दी होगा, उसमें कॉम्प्लिकेशन जल्दी बढ़ेंगे, पेशेंट जल्दी जल्दी उपद्रव में जाएगा या उपद्रव उसमें जल्दी निर्माण हो गए, व्याधि की अगली अवस्था उसमें जल्दी जल्दी आ जाएगी, और साथ साथ जहां जहां शैथिल्य है उन धातुओं का उपधातुओं का कार्य का नाश होता जाएगा। तो इतनी सारी पेशेंट में ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो या होने के चांसेस है या नहीं है, ये समझ में आने के लिए उसके संवहन की परीक्षा करनी है। अगर हमारी समझ में आ रहा है कि इसमें शैथिल्य है तो ये शैथिल्य भी ठीक होने के लिए साथ साथ में ट्रीटमेंट देना जरूरी है, नहीं तो एक चिकित्सा करते करते वो अगले कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो शैथिल्य है धातुओं का, वो हर एक धातु का शैथिल्य अलग अलग प्रकार का है, रक्त का अलग, मांस का अलग, मेद का अलग, इस प्रकार का। इसके संदर्भ में मेरा एक लेक्चर कुछ महीने पहले संहिता बोध नाम का जो एक पूना में ग्रुप है, वहाँ एक ये क्लेद एवं शैथिल्य संकल्पना ऐसा एक लेक्चर हुआ है। उसमें सारे धातुओं का उपधातुओं का शैथिल्य होता है, संधि शैथिल्य यानी क्या, मांस शैथिल्य यानी क्या, मेद शैथिल्य यानी क्या, रक्त शैथिल्य यानी क्या, ये सारी संकल्पना उसमें स्पष्ट की है। अगर आपको ज्यादा रिफर करना है तो आप ये लेक्चर पढ़ सकते हो। तो संवहन पे उस पेशेंट के अगले कॉम्प्लिकेशंस, अगली धातु की व्याधि की अगली अवस्था, व्याधि का उत्पाद होने के बाद, उत्पाद के लिए प्रतिबंध और व्याधि निर्माण होने के बाद उसके प्रतिरोध की क्षमता, ऐसी सारी बातें संवहन पे निर्भर है। यानी हमारी चिकित्सा को उचित समय में यश मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात भी संवहन पे निर्भर है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है घटक प्रमाण। प्रमाण का जो वर्णन आया है वो यथास्वेन अंगुली प्रमाणेन उपदेक्षते ऐसा है, यानी अपने अपने अंगुली के सापेक्ष उपसेद और विस्तार का कैलकुलेशन किया हुआ है। ये एक्सटर्नल कैलकुलेशन सारा आया है, ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ऐसे नाम से जाना जाता है, जो आवश्यक है, जो उचित उपसेद विस्तार से है वो उसकी आयु दीर्घ आयु होती है, ऐसे इसके परिणाम भी दिए हैं। लेकिन इंटरनल ऑर्गन के लिए भी प्रमाणों का कुछ हिसाब है। एक मुझे मेरी केस याद है जो प्रैक्टिस की शुरू में थी, कि एक लेडी पेशेंट आई थी, वो बहुत ही क्या बोलेंगे अतिरस्व डेंगू थी ऐसी। वो बैंक में काम करती थी, महाराष्ट्र के किसी दूसरे जिले से आई थी, पूना में बैंक में ट्रेनिंग प्लस 3 साल के लिए उसकी ट्रांसफर हुई थी, बाद में फिर से वो जाने वाली थी और उसके किसी दोस्त के रेफरेंस से ही आई थी। तो उसके कुछ परीक्षण करके उसको बस की चिकित्सा देनी है ऐसा मैंने फाइनलाइज किया। लेकिन उसकी हाइट जो थी वो 3 फुट और ऊपर कुछ 2-4 इंच इतनी ही थी। तो मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी कि कैसे इसकी बस्ती की मात्रा कैलकुलेट करे, यानी क्या करे कि दूध देना है अगर तो कितनी मात्रा में दे, क्योंकि अतिरस्व है, डेंगू है, उसकी हाइट नॉर्मल हाइट नहीं है, उसकी उम्र थी कुछ 34-35 साल ऐसी थी। तो मैंने पहली बार ऐसे सोचा कि उसकी उम्र के जो बच्चे होते हैं, उसकी हाइट के उम्र के नहीं, उसकी 3-3.25 फुट के जो बच्चे होते हैं, बाल्यावस्था का जो वो एज है जो 3-3.25 फुट का है, उस एज के लिए जो बस्ती का प्रयोग बताया है वो करें, ऐसे पहली बार मेरी समझ में आया। पहली बार मैंने सोचा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये कुछ
ठीक नहीं हो रहा है, फिर से एक बार रीथिंक करें। तो फिर मैंने फिर उसके शरीर का जो आकार था वो ध्यान में लाने की कोशिश की। तो मुझे ऐसे समझ में आया कि उसका शरीर विषम शरीर है। विषम शरीर यानी क्या है कि उसका जो षडंग है वो प्रपोर्शनेट नहीं है। शिरोत्तरार्धे द्वौ शक्तिमिति समासतः षडंगम। तो शिर अंतराधि यानी शिर का भाग, अंतराधि का भाग, दो बाहु और दो शक्ति, ऐसे मिलके षडंग बनता है। इसमें इस व्यक्ति में, उस लेडी पेशेंट में हस्त और पाद ये बहुत ही ह्रस्वत है, यानी बहुत ही उनकी लंबाई बहुत ही कम थी, जिसके कारण वो पाँव बहुत लंबे नहीं थे, इसलिए वो ठेंगू हो गई थी। और हाथ भी बहुत छोटे थे उसके, नॉर्मल हाथ जैसे लंबे नहीं थे। लेकिन जो ट्रंक का पार्ट था, अंतराधि का पार्ट था, वो एज एडल्ट था, एक एडल्ट के जैसा बड़ा हुआ था, मतलब प्रपोर्शन में इतना दिख रहा था। फिर मैंने सोचा कि ऐसा अगर है इसका विषम शरीर, तो इसका प्रॉब्लम जो ऊंचाई कम है, अति ह्रस्व है, ये हस्त और मतलब पैर से रिलेटेड है, अंतराधि से रिलेटेड नहीं है। तो नॉर्मल एडल्ट डोज का ही फाइनलाइज कर दिया। फिर उसको 750-800 ml के आसपास निरोधक का द्रव्य भी उसके शरीर में गया। उसकी चिकित्सा काफी अच्छी रही और ऑल वेंट वेल, मतलब उसको फायदा भी अच्छा हुआ। लेकिन ये इस प्रकार से उसका जो इंटरनल पार्ट था शरीर का, उसका मुझे उस समय सोचना पड़ा। और ये लेक्चर देने के लिए मैं इंटरनेट पे ढूंढ रही थी कि ऐसी कोई फिगर मिलती है क्या कि जिसमें इस प्रकार का विषम शरीर मिले। तो मुझे ये मिला। वो जब मैंने ये चिकित्सा की तब इंटरनेट वगैरह इतना, गूगल ऐसा मुझे कुछ मालूम नहीं था। अभी मैंने ये सोचा तो ड्वार्फिज्म के दो प्रकार मिले। एक है प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म, जिसमें ऐसे लिखा है कि दिस मीन्स दैट द पर्सन इज स्मॉलर देन एवरेज ऑल ओवर, यानी बॉडी पार्ट्स आर प्रोपोर्शनेट बट शॉर्टन, यानी एक बड़ा पर्सन श्रिंक हुआ है, ऐसे ये दिखता है। इसके हाथ पांव यानी उसके शरीर के सापेक्ष सब प्रोपोर्शन में होता है। और दूसरा जो एक है वो डिसप्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म है। इसमें इस प्रकार से है कि दिस मीन दैट अ पर्सन हैज सम एवरेज साइज पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज हेड, हैंड और ट्रंक, एंड सम शॉर्टर देन नॉर्मल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज लेग्स एंड आर्म्स। तो मेरी वो जो पेशेंट थी वो इस प्रकार की थी। अब ये जो डिस्प्रपोर्शनेट ड्वार्फिज्म है, अब इंटरनेट पे इसके बारे में और भी जानकारी मिलती है कि मेरी जो ये पेशेंट थी इसमें अंतराधि और शिर, ये अंतराधि ये नॉर्मल मतलब एडल्ट जैसा था। लेकिन जो इंटरनेट में पिक्चर मिलते हैं उसमें उल्टा भी मिलता है, यानी हाथ पैर लंबे है, मतलब लंबे मतलब अंतराधि से थोड़े ठीक है, या एक ही हाथ पैर कम है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड। वो सारी अलग अलग डिफॉर्मिटीज है। लेकिन कहना का मतलब ये है कि हमें कभी कभी जरूरत पड़ेगी कि हमारे पास अगर कोई एडल्ट पेशेंट आया लेकिन जो अति ह्रस्व है, ऐसा कोई एडल्ट पेशेंट आया तो जो इंटरनल स्कोपिंग की जाती है सारी, मानो कि उसकी पीवी एग्जाम करनी है, पीआर एग्जाम करनी है, और अगर उसका अंतराधि का प्रमाण अलग सा है, तो फिर हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। अगर अंतराधि अलग प्रकार के है, कम प्रमाण में है, तो बस्ती द्रव्य सोचना पड़ेगा। शालाक्य तंत्र में शलाका के अलग अलग यूज होते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए, ये एडल्ट पेशेंट है इसलिए पेडियाट्रिशियन के पास नहीं जाते, ये हमारे पास ही आएंगे। मतलब जो जनरल प्रैक्टिशनर या हमारे जैसे उनके नॉर्मल लोग जिनके पास जाते हैं उनके पास ही आएंगे। तो उनके लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। अब आयुर्वेद की प्रैक्टिस में बहुत से लोग ऐसे अलग अलग प्रकार से स्पेशलाइज हो चुके हैं और हो रहे हैं। तो उन्हें इस प्रकार की अगर चिकित्सा कुछ करनी है तो इस प्रकार के इंटरनल शरीर का प्रमाण जो है, ये जो एबनॉर्मल है, उन लोगों के लिए विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर अगला घटक है सात्म्य। सात्म्य का अर्थ है कि जो सातत्य से उपसेवन किया जाता है। तो ये सातत्य, ये जो टर्म है ये बड़ी कंफ्यूजिंग है। सातत्य ये कब से देखे हम, क्या बचपन से सोच रहे, लास्ट 10 साल से सोचे, 5 साल से सोचे, क्या करें? सातत्य का अर्थ क्या है? क्योंकि पेशेंट हमारे पास आता है तो काफी बड़ी लंबी उम्र का होता है, तो कितनी पीछे जाए हम इसका सातत्य ढूंढते ढूंढते। तो इसके लिए ये एक क्लू है कि वैसे ये पर्सन टू पर्सन चेंज ही होने वाला है, लेकिन कोल्लटकर सर जो हमारे गुरु है आयुर्वेद के, इनका एक कहना था कि व्याधि ठीक हुआ है ऐसा हमें कब समझना है कि जब हमारी चिकित्सा खत्म होने के बाद जब हमें लग रहा है कि व्याधि ठीक हुआ है, तब उस पर एक पूरा साल बीतना चाहिए। उस पूरे एक साल में
नैसर्गिक रूप से दोषों का सारे प्रकार का वैषम्य हो जाता है, मतलब शरद में पित्त का प्रकोप वगैरह वगैरह जो नेचुरली होना चाहिए वो, और 1 साल में शरीर में भी काफी परिवर्तन हो जाता है, पेशेंट भी अपथ्य करे या कुछ प्रकार का गलत करे, ऐसे सारे चांसेस भी डेवलप हो जाते हैं। इतना सब करने के बाद भी अगर उसको 1 साल तक कोई सिम्टम नहीं आए तो फिर वो पूरा ठीक हो गया ऐसा समझना चाहिए। और उसी प्रकार से हम जब व्याधि की चिकित्सा सोचते हैं या उसका साथ में सोच रहे हैं, तब पीछे जब व्याधि उसको डेवलप हुआ है, जब पहले शुरुआत हुई व्याधि की, तो उसके पहले 1 साल में ऐसे भी जाके छानबीन करनी चाहिए कि उसने उसका आहार विहार कैसे रहा है, क्योंकि पूरे 1 साल में सारी ऋतुएं ऊपर जा चुकी है, तो दोषों का नैसर्गिक रूप से हो चुका है, विष वैषम्य नैसर्गिक रूप से जो हुआ है उसका शरीर पर असर हुआ है, साथ में उसमें 1 साल में बहुत सा कुछ अदल बदल किया होगा आहार विहार में, वो भी हमारी ध्यान में आता है। तो कम से कम 1 साल का पूछना चाहिए, उसके पीछे का भी अगर हम पूछ सके और वो भी बता सके तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 साल का पूछना चाहिए, सातत्य कैसा रहा है उसका। और जो अशुकारी व्याधि है, उस अशुकारी व्याधियों में प्रायः ये पेशेंट की समझ में आ जाता है कि मेरे खाने पीने में इस प्रकार का बदलाव हो गया और उसके कारण मुझे ये लक्षण निर्माण हुआ। तो ऐसा जहाँ है वैसा पेशेंट ही बता देता है कि ये मेरी ये खाने के कारण हुआ, और वो उसको साथ में है कि नहीं है वो हम देख सकते हैं। तो कम से कम पिछला 1 हफ्ता या 2 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा, इनमें अगर कुछ उसने खास बदलाव किया है जो उसको असाध्य है, तो उसको हम असाध्य ऐसा ही लेबल लगा सकते हैं। फिर सात्म्य का साक्षात संबंध बल से भी होता ही है। जो घृत क्षीर तैल मांस रस सात्म्य है जिनको, और जिन्हें सर्व रसों का सात्म्य है वो बलवान है, वे क्लेश रस है। जो रुक्ष सात्म्य है और एक रस सात्म्य है वो अल्प बल है और अल्प क्लेश रस है, और जो व्यामिश्र सात्म्य है वो मध्य बल है। ये तो समझ में ही आ जाता है कि ये क्या है। ये तो रुक्ष सात्म्य यानी जो बार बार रुक्ष आहार लेते हैं या बहुत सारी सिंधी धान्यों का सेवन करते हैं, लेकिन साथ में स्नेह कम लेते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो वे अल्पबल है, ये समझ के चिकित्सा करनी चाहिए। नहीं तो फिर अल्पबल होने के कारण या क्लेश असह होने के कारण, अल्प क्लेश होने के कारण हम जो चिकित्सा कर रहे हैं वो उनके लिए तकलीफ की ना बन जाए, ये जरूरी है देखना। फिर और कुछ 2-3 शब्द आते हैं ज्वर चिकित्सा के संदर्भ में है कि जो मध्य सात्म्य है, अम्ल सात्म्य है, इनके लिए अलग सा कुछ जवागु या जो बातें तर्पण वगैरह जो बताया है, तर्पण विशेष रूप से इसमें अम्ल सात्म्य जो है तो उनको दारिम के साथ देना चाहिए। ऐसे कुछ छोटे छोटे आदेश दिए गए हैं, इसलिए उसका सात्म्य क्या है वो देखना आवश्यक है। उस अम्ल सात्म्य के हिसाब से ही मधुर सात्म्य, संस्कार सात्म्य या विशिष्ट आहार घटक का सात्म्य ऐसा हम सोच सकते हैं। जिन्हें चावल का सात्म्य है उन्हें यवागु एक बड़ा ऑप्शन अच्छा रहता है। 28 प्रकार की यवागु आई है चरक संहिता के सूत्र स्थान में, तो जिन लोगों को यवागु चावल का सात्म्य है उन्हें इस प्रकार की औषध सिद्ध यवागु देना एकदम आसान हो जाता है और उनको लेना भी बहुत आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से सात्म्य का विचार करना चाहिए। फिर बाद में एक प्रकार का सात्म्य आता है कि ओप सात्म्य, जो जानबूझ के सात्म्य किया गया है अभ्यासात, ओकात अभ्यासात सात्म्य यानी बार बार सेवन करके जो सात्म्य हुआ है, इसमें हमें संदेह आ जाता है कि ये बार बार सेवन किया है इसलिए इसको सात्म्य हुआ है या नहीं हुआ है, क्या समझे। तो उसके लिए एक गाइडलाइन इस प्रकार की है कि द्रव्यों के 3 प्रकार होते हैं, किंचित दोष प्रकोपनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थवृत्ति करम किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। तो सात्म्य उन्होंने अभ्यास से भी किया हो पेशेंट ने, लेकिन अगर वो द्रव्य दोष प्रकोपन या धातु प्रदूषण इस कैटेगरी में जा रहा है तो वो अभी उसको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसके कारण उसे भविष्य में कुछ ना कुछ होने वाला है, इतनी बात हमें समझ में लेनी चाहिए। भले ही उसने वो अभ्यास से अभी लग रहा है कि साथ में किया है, लेकिन ऐसे जो एकांत अहितकर द्रव्य है जैसे पाणित मंदक दही, ये त्रिदोषकर ही है। वर्धमान मात्रा में मद्य लेना, हरित वर्ग जो चरक संहिता में अलग सा एक अन्न वर्ग में आया हुआ है, उस हरित वर्ग के विशिष्ट द्रव्य है जो दोषों को उत्क्लेशित करते हैं, ऐसे लिखा है। तो दोषों का उत्क्लेश अभी उसके शरीर के लिए घातक नहीं बन रहा है, लेकिन
कभी ना कभी ये उसके लिए घातक बनने वाला है, हार्मफुल होने वाला है। विरुद्धान्य के कुछ प्रकार है। तो ये जो सारे है, ये अपसात्म्य होने के बाद भी ये अगर सात्म्य के घटक इस कैटेगरी से जा रहे हैं एकांत अहितकर, तो वे उनके लिए कभी ना कभी हार्मफुल होने वाले हैं, उनको तकलीफ देने वाले हैं, इसलिए वो हमें बताना आना चाहिए। और दूसरी बात, चिकित्सा करते समय अगर ये इन प्रकार का आहार का सेवन कर रहे हैं तो हमारे औषध के कार्य इन आहार के कारण कम हो जाएंगे, इस प्रकार का आहार लेने के कारण। तो ये हमें बताना चाहिए कि ये छोड़ दो, पथ्य का सेवन करो वगैरह। फिर अगला जो घटक है वो है सत्व। सत्व की परीक्षा से वो शरीर का तंत्रक है, ऐसे ही लिखा है, तंत्रक है यानी शरीर का कंट्रोलर है, शरीर मन के हिसाब से ही चलेगा। तो मनोबल और बिहेवियर, ऐसी दो बातें हमें सत्व परीक्षा से समझ लेनी है। एक पहली बात जो है वो मनोबल की है, प्रवर, मध्यम, अवर, ऐसे 3 प्रकार का मन का बल है। प्रवर सत्व कौन है? जो सत्वसार में बताए हैं कि जो स्वल्प शरीर है लेकिन निज आगंतु निमित्तासु महतीषु अपि पीड़ासु अव्यथा दृश्यन्ते, लेकिन ये मुसीबत का सामना अपने आप कर सकते हैं, बड़ी मुसीबत हो या छोटी मुसीबत हो, ये डिस्टर्ब नहीं होते और अपने अपने ही उस मुसीबत से बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रवर सत्व के लोग हैं। मध्य सत्व के कौन है? जो अपरान आत्मनि उपनिधाय संस्तभयन्ति आत्मना आत्मानं परैर्वापि संस्तभ्यन्ते। 2 प्रकार के हैं, ये 2 प्रकार से सोचते हैं। एक ऐसे है कि जो ऐसा सोचते हैं कि मैं अभी इस मुसीबत में पड़ा हूँ, लेकिन इन लोगों को भी ऐसी इस प्रकार की मुसीबत है, ऐसे अलग उदाहरण सोचते हैं। और ये लोग कैसे इससे बाहर आ गए, वैसे मैं भी इससे बाहर आ जाऊंगा, ऐसा उनके मन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। या परैर्वापि संस्तभ्यन्ते, या किसी ने उन्हें मार्गदर्शन दिया तो भी वे जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनका डिस्टर्बेंस जल्दी चला जाता है और वो उचित रास्ते पर उचित सोचना जल्दी शुरू करते हैं। प्रायः सारे मनुष्य मध्य सत्व के होते हैं। हीन सत्व कौन है? हीन सत्वास्तु न आत्मना नापि परैः सत्वबलं प्रति शक्यन्ते उपस्तम्भयति। वो खुद भी बाहर नहीं आ सकते मुसीबत से, दूसरों ने उन्हें समझाने की कोशिश की तब भी वे बाहर नहीं आ सकते, वो उसी मुसीबत में डूबते रहते हैं। महाशरीरा ही अपि ते स्वल्पानामपि वेदनानाम असहा दृश्यन्ते। शारीरिक दृष्टि से वो महाशरीर है, यानी बॉडी उनकी ग्रोन अप है, बड़ी दिखती है, लेकिन स्वल्पानामपि वेदनानाम असहा, अल्प प्रमाण में भी वेदना सहन नहीं कर सकते, पीड़ा सहन नहीं कर सकते। और उनके आसपास अगर कुछ भय, शोक, लोभ, मोह, रौद्र, विभत्स ऐसा कुछ हो गया, कोई एक घटना घटी या फिर मांस शोणित ऐसा कुछ उन्हें देखना पड़ा, तो फिर वो अचानक से विषादी, वैवर्ण्य, मूर्छित हो जाते हैं, चक्कर आती है, ऐसा उन्हें होता है। ये सिर्फ ये देखा या सुना इसके कारण। ये सारे हीन सत्व के लोग हैं। ये जो हीन सत्व या अवर सत्व, प्रवर सत्व है, ये हमारे पास पेशेंट एग्जिबिट कैसे होगा, अपना व्याधि का वर्णन हमारे पास आके कैसे करेगा, इसके लिए ये जान लेना जरूरी है। क्योंकि गुरु व्याधित और लघु व्याधित ऐसे लोगों के 2 प्रकार होते हैं। लोगों के मतलब व्याधित लोगों के, जो पेशेंट है उनके। और अगर हमने उनके मनोबल का परीक्षण नहीं किया और सिर्फ वो जो बता रहे उस पर ही ध्यान दिया तो हम गलत चिकित्सा कर सकते हैं। प्रवर मनोबल ऐसे जो लोग हैं जिनका मनोबल अच्छा है, वो गुरु व्याधि का व्यक्तिकरण, व्याधि गुरु है यानी सिम्टम्स उनके तीव्र है, उन्हें पीड़ा ज्यादा हो रही है, तकलीफ ज्यादा हो रही है, दर्द ज्यादा हो रहा है, फिर भी लघु व्याधित इव, लघु व्याधित के जैसे व्यक्तिकरण करते, गुरु व्याधि का व्यक्तिकरण लघु व्याधित की तरफ करते। मतलब इतना नहीं बता सकते, ज्यादा बताते नहीं है कि बहुत कुछ पीड़ा हुई है, इसके कारण हमें ऐसा लगता है कि इनका दर्द कम है, इनकी व्याधि की तीव्रता कम है, इसलिए हम शायद मृदुवीर्य औषधि का चयन करेंगे, मृदु शोधन दे देंगे। तो इससे होगा क्या कि ट्रीटमेंट में अधिक समय लगेगा, पेशेंट ठीक होने में अधिक समय लगेगा। मृदुवीर्य औषधियों के कारण दोष का उत्प्लेशी हो जाएगा, या मृदु शोधन में दोष का शोधन का अयोग हो जाएगा, यानी दोष उत्प्लेषित होंगे, अयोग होगा, बाहर नहीं जा पाएंगे,
फिर उस पेशेंट को ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए शीतदोष शरीर में रहने के कारण तो हमारी चिकित्सा इस प्रकार से गलत हो सकती है। इसलिए उसका मनोबल कैसा है ये समझ के वो कैसा एक्सप्रेस हो रहा है ये तालमेल दिखाना हमें आना चाहिए। अगर अवर मनोबल का पेशेंट है, बहुत ही कम मनोबल है, सहन शक्ति उसकी बहुत कम है, तो वो लघु व्याधि का व्यक्तिकरण गुरु व्याधि के जैसा करता है। यानी टेम्परेचर 99 या 100 ही है लेकिन बार बार कराता रहता है, मुझे क्या हुआ मुझे क्या हुआ ऐसा कहता रहेगा, तो कम सिविरिटी है व्याधि की, व्याधि ज्यादा दारुण नहीं है लेकिन वो दिखाएगा कि बहुत बड़ा व्याधि हुआ है, तो हम गलत फहमी से उसको तीक्ष्ण वीर्य औषधि दे देंगे या तीक्ष्ण शोधन दे देंगे, तो उसके शरीर की जल्दी हानि होगी, शोधन का अतियोग हो जाएगा और उसकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। तो केवल पेशेंट के एक्सप्रेशन में डिपेंडेंट रहना ये योग्य नहीं है। पेशेंट जो बता रहा है उसके पीछे उसका मन का बल कैसा है, इसका तालमेल भी हमें लगाना आना चाहिए। इसलिए ये यहाँ पॉइंट स्पेशली दिया गया है कि इस प्रकार से सत्व की परीक्षा करो कि उसके मन का बल कैसा है और वो बता कैसे रहा है। बहुत ही कम जगह पे ऐसा उल्लेख आया है मन का या मन के बल का के चिकित्सा के कल्पों की सापेक्ष। उसमें एक है कि शोध की चिकित्सा में चरक में पुनर्नवादी योग ऐसा एक योग आया है जिसमें लिखा है कि जो धीर मनुष्य है उसको ये योग दे दो। तो ये धीर का अर्थ क्या है कि जो धैर्यवान है, धैर्यवान का अर्थ भी क्या, पुनर्नवादी योग में ऐसे कोई ड्रग नहीं है कि जो पेशेंट को तकलीफ दे देंगे ज्यादा। तो शायद ये पेशेंस इस अर्थ से है कि इस पुनर्नवादी योग से शोध 100% जाएगा लेकिन समय लगेगा इसमें, इसलिए धीर पेशेंट चाहिए, धीर रुग्ण चाहिए। धीर यानी जो पेशेंट की ये ड्रग लेता रहेगा तो ये पुनर्नवादी योग का सेवन करता रहेगा, ऐसा एक जगह पे आया है। फिर सुश्रुत संहिता में बस्ती का वर्णन जहाँ है वहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिनका तत्व उत्तम है यानी जिनका मनोबल उत्तम है उनको ही तीक्ष्ण बस्ती दे दो और जिनका अल्प सत्व है उन्हें मृदु बस्ती दे दो, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। हम कभी प्रायः बस्ती के संबंध में इस प्रकार का सोचते हैं, ऐसे कुछ ही लोग करते होंगे शायद। फिर रसायन में भी ऐसे डायरेक्टली लिखा है कि अल्प सत्व लोगों के लिए रसायन नहीं है, लेकिन ये जाहिर है कि ये कुछ प्रावेशिक के लिए ही होगा क्योंकि बाकी के वातातपिक रसायन तो सब लोगों के लिए चाहिए, अल्प सत्व के लोगों के लिए भी इससे उनके लिए रसायन आवश्यक ही है, लेकिन नहीं रहना है मतलब कुटी प्रावेशिक जैसे बड़े प्रयोग अल्प सत्व व्यक्तियों के लिए नहीं है, ऐसे डायरेक्टली इतने ही उल्लेख आए हैं। फिर मनोबल के अलावा दूसरा एक है वो है बर्तन सूचक, यानी वो कैसा बिहेवियर कैसा कर रहा है मनुष्य, क्योंकि वो जिस प्रकार का उसका बिहेवियरल पैटर्न है उस हिसाब से वो हमारे साथ बर्ताव करता है डॉक्टर के साथ। तो मानस प्रकृति का जो वर्णन है सात्विक राजस तामस और उसके जो उपभेद दिए हैं उसमें ऐसे कुछ विशिष्ट विशिष्ट फैक्टर्स आए हैं जिससे वो एक अच्छा बिहेवियर करने वाला है या गलत बिहेवियर करने वाला है, ऐसे दो प्रकार के लोगों में हम उसको बांट सकते हैं। तो जो कुछ सेंसिबल पेशेंट होता है उनके इस प्रकार के कुछ गुण है जो मानस प्रकृति में आए हैं कि वो जितात्म है, ज्ञान संपन्न है, स्मृतिमान, लेखास्थ वृत्त, आधेय वाक्य और शांत। जितात्म है इसका अर्थ यह है कि हम उसका कंट्रोल है खुद पे, तो हम जो कुछ भी तथ्य अपथ्य बताएंगे उसका वो पालन करेगा। वो ज्ञान संपन्न है इसलिए ज्ञापक इस प्रकार का वो बन सकता है, तो जो उसको जो भी चेंज हो रहे हैं शरीर में वो सारे हमें बता देगा। स्मृतिमान है तो सारी बातें ध्यान में रखेगा। लेखास्थ वृत्त यानी जितना बताया गया है उतना ही करना है, ऐसा उसके दिमाग में पक्का रहता है। आधेय वाक्य यानी हमारे आदेशों का पालन करता रहेगा और डिस्टर्ब नहीं होगा, व्याधि के कारण डिस्टर्ब नहीं होगा। और दूसरा एक कैटेगरी पेशेंट की होती है वो है नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट, वो भीर तीक्ष्ण अति दुःखशील, अनवस्थित, जुगुप्सित, आचार आहार, स्वप्नशील, अलस, अबुध, आहार दुख, ऐसे कुछ शब्द उस प्रकृति में आए हुए हैं। इन पेशेंट को हमें थोड़ा अलग प्रकार से हैंडल करना पड़ता है। जुगुप्सित आचार आहार का अर्थ क्या है कि वो छुपा के कर रहा है, यानी उसने कुछ अपथ्य सेवन किया भी तो हमसे छुपाएगा, बताएगा ऐसा नहीं है। अनवस्थित है यानी चंचल है, भीरू है, ऐसे जो लोग हैं ये हमें चिकित्सा के लिए थोड़े कठिन हो जाते हैं। जो पहला सेंसिबल एटीट्यूड का पेशेंट था
वो हमें रिस्पेक्ट देता है, हम पर भरोसा करता है, वो मेंटली स्ट्रांग है, इसलिए वो अपने हमें क्या हुआ है खुद को ये पूरा समझ लेता है और एक्सेप्ट भी कर लेता है, और फिर वो अपने बीमारी के बारे में सारी बातें हमसे शेयर करेगा। हम जो जो पूछेंगे उसमें सारी बातें बता देगा। हमें अगर बताया कि इसमें ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये रिस्क फैक्टर्स है, तो वो भी वो समझ लेगा। वो शोधन चिकित्सा के लिए भी कोऑपरेटिव रहेगा और वो हमें डिसोबे नहीं करेगा। तो ऐसे जो पेशेंट है वो ठीक होने में हमें बड़ी मदद होती है, वे भी जल्दी ठीक हो जाते हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन दूसरे प्रकार के जो पेशेंट है ये नॉन कोऑपरेटिव है, ये हमारे पास ऑनेस्टली रहेंगे ऐसा नहीं, यानी बीच में ही कभी छोड़ के भी जा सकते हैं, फिर कभी आएंगे फिर कभी छोड़ के जाएंगे, ऐसे बार बार करेंगे। ये हॉस्टाइल रहते हैं थोड़े, इसलिए आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं बार बार। हम पर भरोसा करेंगे या ऐसा कुछ भरोसा हमें नहीं रहता। फिर कुछ छुपा के करते हैं, अपत्य का सेवन वगैरह, वो हमें बताते नहीं है। इनको शोधन के लिए काफी मनाना पड़ता है। ये इनको हमें अगर बतानी है कुछ कॉम्प्लिकेशन उपद्रव होंगे इसके, तो जरा फैक्टफुली बताना पड़ता है, क्योंकि ये हमें हम पर ही शक ले सकते हैं या अचानक से ही डर जाएंगे। कई बार ये दूसरों को ही पॉइंट आउट करते रहते हैं उनकी बीमारियों के लिए, तो ऐसे पेशेंट को ज्यादा समय भी देना पड़ता है और उनको बार बार समझाना भी पड़ता है, ये सारी बातें करनी पड़ती है। तो ये थोड़े हैंडल करने में थोड़ा कठिन हो जाता है, प्रैक्टिस से ये सब बातें आ जाती है। अगला जो घटक है वो है आहार शक्ति। आहार शक्ति में दो बातें हैं, अभ्यवहरण शक्ति और जरण शक्ति, इससे आहार शक्ति की परीक्षा करनी है। और बल और आयुष्य ये आहार से निर्भर है। इसमें अभ्यवहरण शक्ति जो है वो इंटेक कैपेसिटी है, तो खाना अगर उचित प्रमाण में खा रहा है, मतलब इसका शारीरिक स्वास्थ्य या शारीरिक शक्ति, शारीरिक बल इसका अच्छा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और जरण शक्ति जो है वो अग्नि सापेक्ष है। अग्नि के इतने सारे अग्नि अग्नि ये जो फैक्टर है एक, इसका विचार कई सारे वैद्य या सारे ही वैद्य करते ही है चिकित्सा करते समय, इसलिए इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सुश्रुत संहिता में मंदाग्नि के लिए एककाल और हीन मात्र आहार दे दो, और दुर्बल अग्नि के लिए भी एककाल और हीन मात्र आहार दे दो, ऐसा उपदेश किया हुआ है। अग्नि के संदर्भ में अलग अलग शब्द आते हैं, मंदाग्नि, दुर्बलाग्नि, अग्निसात, तीक्ष्णाग्नि, विषमाग्नि, दिक्ताग्नि, समाग्नि वगैरह। लेकिन अग्नि के बारे में बहुत सारा उहापोह कई जगह पे हो चुका है, इसलिए ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगला घटक है व्यायाम शक्ति। व्यायाम शक्ति कर्म शक्ति से देखनी है, और इसमें भी त्रिविध प्रकार का बल है, उत्तम, मध्यम, अल्प। बल का विचार भी कई सारे वैद्य करते ही है, विशेषतः शोधन देने के लिए किया ही जाता है बल का विचार। बल में 3 प्रकार है, एक अल्प बल, मध्यम बल, उत्तम बल। अल्प बल के लिए अलग अलग 3-4 शब्द आते हैं, दुर्बल, क्षीण बल, अल्प बल, अनुपचित शरीर। मध्यम बल के लिए मध्यम बल, इतनी एक ही संज्ञा है। और बलवान जो है उत्तम बल, उसके लिए बलवान, उत्तम बल, उपचित शरीर, ऐसे शब्द आते हैं। और इसके सापेक्ष चिकित्सा दी है, कई जगहों पे बल का उल्लेख करके ही ये चिकित्सा करो, ऐसे बार बार डायरेक्टली लिखा है, इसलिए इसमें ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है या एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। तो मुख्य रूप से शोधन या शमन, ये चॉइस पहले बल पर रहता है। अगर बल अच्छा है तभी शोधन देना है, ये कई बार बताया हुआ है। तो शोधन भी देना है अगर, तो बल सापेक्ष ही मृदु मध्य तीक्ष्ण कौन सा शोधन देना है वो होता है, और दोष सापेक्ष होता है। शमन देना है तब भी मृदु मध्य तीक्ष्ण औषधि कौन सी यूज करनी है, ये बल सापेक्ष रहेगा। बल सापेक्ष ही लंघन देना है, लंघन पाचन देना है, दीपन देना है, लंघन दीपन पाचन देना है, ऐसे सारे कॉम्बिनेशन बल सापेक्ष किए जाते हैं। विहार चिकित्सा जो हम प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो भी बल सापेक्ष है। जिनका उत्तम बल है उनके लिए अच्छे प्रकार का फिजिकल एक्सरसाइज एडवाइस करने में बिल्कुल हिचकना नहीं है, जिसकी जरूरत है अगर उन्हें तो एडवाइस करना ही चाहिए, लेकिन बल का परीक्षण करते हैं। फिर अगला पॉइंट जो है वो है वय। वय जो है इसमें इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि हमारी समझ में वो इमीडिएट आ जाता है। और बाल चिकित्सा के क्या सूत्र है वो सारे चरक में चिकित्सा के 30 अध्याय में दिए हुए हैं, काश्यप संहिता भी उसके लिए उपलब्ध है।
ग्रहणी में ऐसा लिखा है, कहीं लिखा है ग्रहणी के बारे में, बालेशु ग्रहणी साध्या, बाल्यावस्था में ग्रहणी साध्य है, तो अंधापत्ति से वो वृद्धावस्था में असाध्य है या पुरुष साध्य है, ऐसे समझ में आ जाता है। या फिर काश जो है वो स्थविर का काश असाध्य है, स्थविर यानी वृद्ध, तो फिर उसके हिसाब से मतलब अर्थापत्ति से ही बाल्यावस्था में काश साध्य है, ऐसे कुछ समझ में बातें आने के लिए इसका विचार हो सकता है। और एक मेनोपॉज का एज है जो आजकल की ये एक व्याधि समझी जाती है कि मेनोपॉज एज में कुछ कुछ होता है, मतलब कुछ ना कुछ तकलीफ होती ही है ऐसा माना जाता है, तो वो एक एज लेडी पेशेंट के बारे में, अगर उस एज में लेडी पेशेंट है तो वो ये बात भी ध्यान में रखना जरूरी है। बाकी वय के बारे में सादे लोग सोचते ही रहते हैं। ये सब 10 फैक्टर अब हो गए प्रकृति से लेके। इसके अलावा और भी संहिताओं में कुछ शब्द आए हैं जो चिकित्सा के संदर्भ में ही आए हुए हैं और जिनका चिकित्सा तय करते समय या चिकित्सा विशेष रूप से चिकित्सा के बारे में सोचते समय इन फैक्टर्स का विचार करना आवश्यक है। इनमें है बॉडी टाइप, दूसरा है कोष्ठ, ये है कोमॉर्बिडिटी। अब इन शब्दों के अर्थ यहाँ मैंने क्या लिए है वो मैं बताती हूँ। और एक पार्ट है कि पेशेंट जो हमारे पास आता है वो शायद या कई बार किसी ना किसी प्रकार की ट्रीटमेंट लेके, विशेष रूप से एलोपैथी की ट्रीटमेंट लेके ऐसे ही आता है, तो उसका उस पर क्या असर हुआ होगा। और उसके साथ आजकल जो बहुत बढ़ गया है वो प्राणायाम, योगासन, रेकी वगैरह, उसके कुछ मेरे एक दो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहला देखते हैं बॉडी टाइप। ये शरीर ऐसे ही संहिताओं में आया हुआ है कि ये शरीर इस प्रकार का है। में पहला जो आता है वो साइज एंड शेप है, फिर है सहत्व, नित्यत्व, सुकुमार और अन्य कुछ संज्ञाएं शरीर के साथ। अब एक एक करके हम देखते हैं। पहला है साइज एंड शेप, जो आकार से रिलेटेड है, जो अष्टनिंदिक में आया हुआ है। उसमें अति स्थूल, अति कृश, इस पर हम ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। फिर ये बात समझनी है कि सततम व्याधि तो वे तो अति स्थूल कृषो नरो, अति स्थूल और कृष ये हमेशा व्याधि पीड़ित रहते हैं। जो अति स्थूल है उसके शरीर में मेदस्यति व संवृत्ति सहसा एवं अनिलादय विकारांतराणां कृत्वा नाशयन्ति अतिपीड़ितम्। उसके शरीर में इतना आवरण रहता है, मेदसी व्यक्ति के शरीर में इतना आवरण अलग अलग जगह पे, सूक्ष्म लेवल पे, स्थूल लेवल पे, सूक्ष्म स्रोतों में, स्थूल स्रोतों में इतना आवरण रहता है कि अचानक से अनिलादि त्रिदोष प्रकुपित होके दारुण विकार करते हैं और उसको मार डालते हैं। मतलब जो स्थूल पेशेंट है उसमें कभी भी किसी भी प्रकार के कोई भी व्याधि हो उसके कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकेंगे और उसका जीवित जो है वो मुश्किल में पड़ जाएगा। और जो कृश है वो प्लीहा, कास, क्षय, श्वास, गुल्म, रशांसी, उदराणि च कृशम प्रायोगी धावंती रोगाश्च ग्रहणी कथा। तो जो इस प्रकार से है कि कृश जो लोग हैं उनको ये व्याधि होने की संभावना है और ये हमेशा व्याधित रहते हैं, इसलिए ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में रहने ही चाहिए। मतलब उन्हें सातत्य से, सतत व्याधित है इसलिए सातत्य से उन्हें कुछ ना कुछ चिकित्सा देना जरूरी है। ये उनको समझना, समझाना ये हमारी जिम्मेदारी है। थोड़ी देर के लिए ठीक लगा और फिर हमारे पास आई ही नहीं एक साल, ऐसा नहीं चलेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम बार बार संपर्क में रहो डॉक्टर के और चिकित्सा उचित रूप से लेते रहो, फिर ये तुम्हारे आवरण कंट्रोल में रहेंगे और कार्य से होने वाले व्याधि से भी तुम बच सकोगे। तो इस पर हम ज्यादा कुछ बताने की बात नहीं है। बाकी के निंदित जो है उनका चिकित्सा से डायरेक्टली कुछ संबंध नहीं है। कतिरहस्व का उदाहरण मैंने बता दिया। फिर एक जो था शरीर के संदर्भ में शब्द आते हैं वो सहत्व, असहत्व ऐसे रिलेटेड आते हैं। यानी ये कुछ मनुष्य लंघन सह होते हैं, लंघन असह होते। शरीर उष्ण सहत्व, शीत सहत्व असहत्व, वात सहत्व असहत्व, आतप सहत्व असहत्व, क्लेश सहत्व असहत्व, ऐसे शरीर के विशेषण के लिए ये शब्द आए हुए हैं। तो अगर हम इस प्रकार की चिकित्सा का चयन करना चाहते हैं, शीत चिकित्सा करना चाहते हैं और अगर उसका शरीर शीत असह है तो हमें फिर से रीथिंक करना पड़ेगा, चिकित्सा के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। इसलिए उसका शरीर इसमें से किसके लिए सहत्व है या नहीं है ये बात भी हमें देखना जरूरी है। अगर हमारी चिकित्सा फल नहीं दे रही है और फिर से हम जो सोचने वाले हैं रुग्ण परीक्षा के बारे में, तो उसमें ये उसका सहत्व असहत्व ये उसका निर्णय लगाना ये आवश्यक है।
फिर अगला है नित्य। ये भी शरीर के साथ जुड़ा हुआ ऐसा एक शब्द, मनुष्यों के साथ मतलब व्यक्ति के साथ जुड़े हुए ये शब्द आते हैं कि जो व्यवाय नित्य है, व्यायाम नित्य है, मध्य नित्य है, स्नेह नित्य है या दीवा स्वाप नित्य है। ऐसे अलग अलग जगहों पे ये शब्द आए हैं कि जो स्नेह नित्य है उन्हें स्नेह नितना दे दो, जो मध्य नित्य है उनको तर्पण इस प्रकार का दे दो। ऐसे कुछ अलग अलग जगह पे चिकित्सा में ही ये शब्द आए हुए। तो जो और उसके ये जो नित्यत्व है इसका अर्थ है कि ये सातत्य से इनका सेवन करते हैं और इस सेवन का उनके शरीर पर विशिष्ट प्रकार का परिणाम हो चुका है। तो वो उस परिणाम के कारण शायद हमारी ट्रीटमेंट, हमारी चिकित्सा, हमारा कल्प हमें अपेक्षित यश नहीं दे रहा है। इसलिए उनका ये इस प्रकार का नित्यत्व है क्या, और अगर है तो फिर हमें हमारा चिकित्सा बदलनी पड़ेगी। इस प्रकार की सोच रखना आवश्यक है। जैसे दीवा स्वाप नित्यत्व ऐसा अगर है तो दीवा स्वाप का परिणाम ऐसे लिखा है कि दीवा स्वाप के कारण ये अष्टांग हृदय या संग्रह की टीका में है कि दीवा स्वाप के कारण कफ का कोष्ठ में प्रसर होता है। ऐसा एक वाक्य उसमें आया है। दीवा स्वाप के कारण कफ दोष कोष्ठ में प्रसर अवस्था में जाता है, मतलब कोष्ठ में कफ का प्रसर होता रहता है। तो जो लोग दीवा स्वाप ले रहे हैं, जो नित्य ले रहे हैं, दीवा स्वाप नित्यत्व जिनमें है उनमें कफ के प्रसर होने के लगातार कफ का प्रसार होता रहा है उनके शरीर में, इसलिए शरीर में नहीं उनके कोष्ठ में। तो उनके कोष्ठ में कफ के कारण अलग अलग प्रकार के आवरण हो सकते हैं। ये बात हमारी समझ में आनी चाहिए। फिर अगर ऐसे आवरण है तो वो आवरण दूर करने के लिए हमें अलग प्रकार की ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। फिर हमारे जो पहले सिलेक्ट किए हुए कल्प थे वो अच्छी प्रकार से काम करेंगे। ऐसे जो है परिणाम नित्यता के कारण होने वाले परिणाम के कारण शायद चिकित्सा हमारी यश नहीं दे रही, ऐसा कभी हो सकता है। इसलिए ये नित्यत्व ढूंढना आवश्यक है। फिर एक शरीर का प्रकार है सुकुमार। रुग्ण शरीर का एक प्रकार है सुकुमार। सुकुमार का अर्थ लिखा है मृदुदेह। मृदुदेह यानी क्या है कि इनके ऐसे जो लोग हैं सुकुमार, इनमें बल है, बल नहीं है ऐसा नहीं है, इनके शरीर में बल है, लेकिन क्या है कि ये किसी विशिष्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में ही ये कार्यक्षम रहते, कंफर्टेबल और एक्टिव विथ फुल स्ट्रेंथ, यानी एक्सट्रीम कंडीशंस इनको सहन नहीं होती। ऐसे ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है ग्रंथों में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुकुमार व्यक्ति काम नहीं कर सकते, उनमें भी काफी अच्छा बल होता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज हुआ या उनके शरीर में कुछ उष्ण तीक्ष्ण ऐसा बढ़ गया या एक्सट्रीम कंडीशन का कुछ अगर हो गया तो वो जरा हिचकिचाते हैं काम करने में। प्रायः उनको उष्ण तीक्ष्ण आतप इनका असहत्व रहता है। रक्तसार और मेदसार व्यक्तियों की वर्णन में सुकुमार ऐसा शब्द आया है। वात रक्त में लिखा हुआ है कि सुकुमार लोगों के ये होने की संभावना अधिक है, यानी रक्तवाहिनियां जो है उस रक्त के जो धमनी सिरा जो है, इनके रक्त की सिरा बिगड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। और शतपोनक भगंदर में भी लिखा है कि सुकुमार व्यक्ति को अगर शतपोनक भगंदर हो गया तो वो असाध्य होता है। तो इस प्रकार से सुकुमार का शरीर में है क्या वो देखना जरूरी है। कई बार सुकुमार के लिए विशिष्ट प्रकार की ट्रीटमेंट आई है। शोधन चिकित्सा जो है वो थोड़ी सावधानी से करनी है कि इनको स्नेहन की बड़ी मात्रा सहन नहीं होती, तो इनको ह्रस्व मात्रा ही देनी है या विचारणा स्नेह देना है। ये सारा ग्रंथों में लिखा हुआ है। इनको स्वेदन का भी असहत्व रहता है, इसलिए इन्हें मृदु से स्वेदन ही देना है। वाग्भट ने लिखा है कि इनको अगर वमन देना है तो मदन फल का ध्येय योग ही दे दो, यानी इनको कोई तीक्ष्ण उष्ण व्यवाही विकासी बहुत शरीर में जाके उल्टा पुल्टा कर देगा ऐसा कोई ड्रग अभ्यंतर पान के लिए देने के लिए आवश्यकता नहीं है। मदन फल का ध्येय योग ही काफी है। विरेचन के लिए एरंड तेल इनके लिए श्रेष्ठ है। एरंड तेल से जिस प्रकार से विरेचन संसन हो जाएगा उतना ही उनके लिए काफी है। फिर आरगवत के गुण धर्मों में भी आया है कि सुकुमार व्यक्ति के लिए आरगवत से ही विरेचन दे दो। फिर चरक में भी लिखा है कि निरूह बस्ती इनको अगर देने हैं तो वो पूर्णतः 96 ml 960 ml इतनी देने की आवश्यकता नहीं है, अल्प प्रमाण में इन्हें निरूह बस्ती दिया जाए तो अच्छा। तो सुकुमार ये
बल है इसमें लेकिन सहत्व नहीं है, ऐसा है ये चिकित्सा की कुछ स्पेसिफिकेशन है। इनके अलावा अन्य शरीर के अन्य भी कुछ टाइप जो है वो भी कुछ शब्द आते हैं संहिताओं में, जो कई मतलब बार बार नहीं आते, कुछ विशिष्ट जगह पे ही है। ये जो बृहद शरीर के लोग हैं, मतलब आकार मान से ही जिनका शरीर बड़ा है, पूर्ण रूप से ही जो बड़ा शरीर है, उनके लिए शोधन ही ट्रीटमेंट है, ऐसा चरक संहिता में लिखा हुआ है। तो जो बड़े शरीर का व्यक्ति है वो अगर शोधन अर्ह है ऐसा हमें लग रहा है और उसका शरीर बड़ा है तो बिना झिझक उसको शोधन देना चाहिए, फिर बाकी की ट्रीटमेंट। फिर स्निग्ध शरीर, अभिसंधि शरीर, ब्रूहीन शरीर, ऐसे भी शब्द आए हैं। ब्रूहीन शरीर यानी जो ब्रूहण आहार से ही बढ़ा हुआ है ऐसा। अभिक्षन्न देह, व्याधिकर्षित, ये सारे जो शब्द है ये चिकित्सा में हमें बदलाव करने के लिए ध्यान में रखने हैं। अगर व्याधिकर्षित शरीर है तो उसकी चिकित्सा अलग हो जाएगी। फिर सुश्रुत में उत्तर तंत्र में द्वादश अशन कल्पना ऐसी एक संकल्पना आई है। 12 प्रकार के खाने के प्रकार दिए है। अशन कल्पना, अशन यानी खाना। उसमें शरीर के कुछ प्रकार आए हैं, जैसे रुक्ष शरीर, स्निग्ध शरीर, शुष्क शरीर, अक्लिन्नकाय, मेधसा अभिपरीत शरीर, कफ अभिपन्न शरीर, प्रक्लिन्नकाय, और उनके लिए विशिष्ट विशिष्ट एक एक आहार आया है। अगर रुक्ष शरीर है तो स्निग्ध, स्निग्ध शरीर है तो रुक्ष, शुष्क शरीर है तो द्रव, अक्लिन्नकाय है तो उष्ण, मेधस व्याप्त शरीर है तो रुक्ष, कफ प्रधान शरीर है तो रुक्ष, और प्रक्लिन्नकाय है तो शुष्क। प्रक्लिन्नकाय ये जो कंडीशन है ये व्याधि के अगली एडवांस स्टेज में आई हुई एक कंडीशन है। बाकी के जो शरीर है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ डिसीज भी है। प्रक्लिन्नकाय ये शायद कुष्ठ या वातशोणित इसमें इससे संबंधित है, लेकिन ये बाकी के जो सारे हैं इनके लिए ये विशिष्ट प्रकार का आहार दे दो। यानी हम चिकित्सा तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम जो पथ्य देना चाहते हैं, विशिष्ट प्रकार का आहार देना चाहते हैं, तो ये इस शरीर का विचार करके अगर दिया जाए तो चिकित्सा का हमारा असर, हमारी चिकित्सा का जल्दी हो जाएगा और पेशेंट को भी जल्दी उसे ज्यादा ठीक लगेगा, तकलीफें कम होगी। फिर एक आता है परीक्षण करने की बात, वो है कोष्ठ। ये अन्नभर स्रोतस का पार्क, विशेष रूप से पार्क है, और पक्वाशय की गति, अपान की कार्यक्षमता, अंतर की गति, ये सारी बातें समझने के लिए कोष्ठ परीक्षण ऐसे की जाती है। शमन के लिए भी औषध, मतलब हम अनुलोमन करते हैं तब भी औषध शक्ति, किस शक्ति का औषध देना है उसके लिए कोष्ठ मालूम होना चाहिए। और पंचकर्म के जो व्यापद आए हैं बस्ती के, वमन विरेचन के, उनमें कोष्ठ की स्थिति ये एक बड़ा फैक्टर है। व्यापद अगर ठीक से पढ़े तो ये बात समझ में आती है कि विशेष रूप से पंचकर्म सापेक्ष ही है सारा। तो कोष्ठ के लिए एक 10-12 विशेषण आते हैं। अज्ञात कोष्ठ, अज्ञात कोष्ठ यानी जो हमें मालूम ही नहीं है, तो मालूम नहीं है इसलिए उसको पहले मृदु शोधन ही देना है, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर संवृत कोष्ठ ऐसा एक शब्द आता है जिसका चक्रपाणी ने जो दिया है वो वायुना अल्पीकृत या वायु व्याप्त कोष्ठ ऐसा है। तो इस संवृत कोष्ठ में वात का प्राधान्य है, तो पहले उस वात को दूर करना और फिर आगे की चिकित्सा। संवृत कोष्ठ है तो फिर शोधन ठीक तरह से हो नहीं पाता। दुष्कोष्ठ ऐसा एक शब्द आया है, इतना ही शब्द है दुष्कोष्ठ, यानी दुष् यानी अच्छा नहीं है ऐसा। इसमें वमन विरेचन पॉसिबल ही नहीं है, इतना ही लिखा है। इसका अर्थ कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन जो पंचकर्म करने वाले लोग हैं और बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं वो शायद इस पर कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे, प्रकाश डालेंगे इस पर। फिर रिक्त कोष्ठ है। रिक्त कोष्ठ का संदर्भ 2 जगह पे आया है। एक है अन्न विरहित आमाशय, जो अनुवासन बस्ती के लिए नहीं होना चाहिए। रिक्त कोष्ठ है यानी आमाशय में अन्न नहीं है, यहाँ कोष्ठ का अर्थ आमाशय ऐसे लिया है। और अगर अन्न नहीं है, मतलब खाना नहीं खाया है, तो अनुवासन बस्ती नहीं देना है। और दूसरा एक संदर्भ जो है वो स्नेहन के अध्याय में आता है रिक्त कोष्ठ का, कि रिक्त कोष्ठ अहितम येषाम ह्रस्व स्नेह मात्रा हितम तेषाम, ऐसा कुछ एक श्लोक है। शब्द शायद इधर उधर हुए होंगे, लेकिन सेंस यही है कि
जिन लोगों को रिक्त कोष्ठ होना अहितकर है उनके लिए ह्रस्व स्नेह मात्रा देनी है। और इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से दिया है कि स्नेह मात्रा अगर गरीय सी मात्रा दे दी और इसके कारण विरेचन हुआ तो कोष्ठ रिक्त हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं को जिनको रिक्त कोष्ठ होना ये अहितकर है, मतलब रिक्त कोष्ठ होने से उनमें जल्दी वातप्रकोप होकर शायद मर्माघात या ऐसे कुछ अगला कॉम्प्लिकेशन निर्माण होगा। तो ऐसे रिक्त कोष्ठ कुछ लोगों को अहितकर होता है, बनता है, तो उनको ह्रस्व मात्रा ही देनी है जिसके कारण उनको विभ्रंश नहीं हो जाएगा कुछ भी। ऐसा वहां एक्सप्लेनेशन भी दिया। फिर है शून्य कोष्ठ। शून्य कोष्ठ का अर्थ भी रिक्त ही है, लेकिन ये शोधन के बाद रिक्त हुआ ऐसा कुछ दिया है, ज्यादा इस पर कुछ लिखा नहीं है। उदावृत्त कोष्ठ ऐसा एक है जो व्यापक से निर्माण होता है, जिसमें वात की प्रतिलोमता होती है। फिर मृदु कोष्ठ है। मृदु कोष्ठ में कम दिन के लिए स्नेहन देना है और तीक्ष्ण शोधन का निषेध है, ये मालूम है हमें, ये हमारी पहचान का शब्द है मृदु कोष्ठ। ये अति मृदु कोष्ठ ऐसा भी एक शब्द आया है। इसकी एक केस है, ये मेरे पास आए थे, एक पेशेंट थे, उनकी उम्र कुछ 40 के आसपास होगी और उनको कफ प्रधान व्याधि था कुछ, इसलिए उन्हें वमन देने का प्लान किया। पुनर्वसु में ही वमन प्लान किया था और उनका स्नेहन शुरू किया। पहले दिन उनको 30 ml ही स्नेहन दिया तो उससे उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। दूसरे दिन 60 ml बताया सुबह, तो 60 ml लेने के बाद उन्हें तुरंत द्रवमल प्रवृत्ति हो गई 2 बार। फिर उन्होंने मुझे फोन किया, फिर मैंने कहा ठीक है, फिर आज अब द्रवमल प्रवृत्ति हो गई, स्नेह भी चला गया, ऐसा भी उन्होंने बताया। फिर कुछ खाना मतलब भूख लगने के बाद खाओ वगैरह वगैरह, ये कुछ सवाल आया नहीं। फिर तीसरे दिन मैंने उतनी ही मात्रा रिपीट की 60 ml, लेकिन फिर भी वैसे ही हुआ, ये 2 बार द्रवमल प्रवृत्ति और स्नेह निकल गया। फिर मैंने उनको बुलाया और मैंने पूछा कि आप बहुत गर्म स्नेह पीते हो क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत गर्म वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि अब कल जो लेना है वो कैसे लेना है मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिर मैंने उस पर और थोड़ी सोचा और फिर पुनर्वसु के जो प्रधान वैद्य है वैद्य संजय पेंडसे, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि शायद उन्हें ये अच्छा स्नेह नहीं हो रहा है, आप उन्हें विचारणा स्नेह दे दो। फिर विचारणा स्नेह शुरू किया स्पीड के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आगे चल के स्नेहन अच्छा हुआ, स्वेदन अच्छा हुआ, वमन अच्छा हुआ, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि विरेचन ही हुआ। और बाद में वो जब वे मुझे मिलने आए तब उन्होंने मुझे बताया कि वे जब कॉलेज में थे तब उन्हें पेट पे कुछ लगा था बॉल वगैरह खेलते समय। उस समय उनका बेरियम एक्सरे एक बार किया था कि अंदर कुछ हुआ है क्या, ये देखने के लिए। तो बेरियम मिल पीने के बाद उनको तुरंत द्रवमल प्रवृत्ति हो गई और वो बेरियम मिल निकल गया। तो वो जो रेडियोलॉजिस्ट थे उन्होंने उनसे कहा था कि तुम्हारा तो रनिंग इंटेस्टाइन है। अब ये रनिंग इंटेस्टाइन है, ये शब्द मैंने पहली बार ही सुना, ऐसी कोई मेडिकल टर्म है कि नहीं मालूम नहीं। लेकिन वो पेशेंट ने मुझे बताया कि अभी ये जो मुझे हुआ वो मुझे उस समय की याद आ गई कि बेरियम पीने के बाद तुरंत ये मुझे ऐसे हुआ, तो शायद ये अतिमृदु कोष्ठ होगा, ऐसा मैंने उससे अंदाजा लगा। बाद में चल के उन्हें वमन हो गया, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी मृदु कोष्ठी को वमन नहीं होता है ऐसे नहीं, वमन होता है, सिर्फ उन्हें हम स्नेहन देते समय प्रॉब्लम आता है, विचारणा स्नेह से काम अच्छा हो गया। फिर क्रूर कोष्ठ, ये भी हमें मालूम है शब्द, 3 से 7 दिन स्नेहन करना पड़ता है। क्रूर कोष्ठ जो है वो वमन के लिए अनर्थ है, मृदु कोष्ठ अनर्थ नहीं है। फिर चरक में एक विशेष रूप से बात बताई है किसी स्थान में ही कि अगर क्रूर कोष्ठ है और आप उनको विरेचन देना चाहते हो तो पहले उनको बस्ती चिकित्सा दे दो, बस्ती चिकित्सा से स्नेहन हो जाएगा तो फिर आप उन्हें विरेचन दो, ऐसा एक स्पष्ट गाइडलाइन दी हुई है। फिर अति दारुण कोष्ठ है जो अविरेच्य है, ऐसे ही लिखा है। फिर कृमि कोष्ठ, ऐसा शब्द कई जगह पे आता है। कृमि कोष्ठ में शोधन जो देना है वो एक ही दिन में, कृमि की चिकित्सा में ही विमान स्थान में लिखा है कि एक ही दिन में उन्हें वमन और विरेचन ये दोनों प्रकार के शोधन देने हैं। और चरक के स्नेह के अध्याय में ये विशेष रूप से लिखा है कि दूध तैल वसा मज्जा का जो उपयोग करना है
वो तैल का उपयोग कहाँ कहाँ करना है। तो जो क्रूर कोष्ठ है उसके स्नेहन के लिए भी तैल कल्पना ही योग्य है, और जो कृमि कोष्ठ है उसके स्नेहन के लिए भी सिद्ध तेल ही देना चाहिए, घृत नहीं। ये बात शायद हम कभी भूल सकते हैं कि कृमि एक ऐसा प्रकार है जो समझ मिस हो जाता है कभी कभी हमसे। फिर अन्न उपस्तंभित कोष्ठ, ऐसे शब्द आया है। भिन्न कोष्ठ, ये सुश्रुत से है जो वर्ण से रिलेटेड है। परिशुद्ध कोष्ठ यानी शोधित हुआ है ऐसा। गुरु कोष्ठ, ऐसा एक चरक में आया है शब्द, कहीं कोई अनर्ह के संदर्भ में है, जिसमें उसका अर्थ क्रूर या दोषपूर्ण कोष्ठ ऐसे लिखा है। तो ऐसा अगर है तो वो उसको कैसी चिकित्सा करनी है वो भी वहां लिखा। सीमित कोष्ठ, सीमित कोष्ठ यानी जहाँ दोषों का संचय हुआ है लेकिन दोषों का कुछ भी व्यापार नहीं चल रहा है, तो उसे वेदन वगैरह देके, वेदन विशेष रूप से करके फिर उसको चलायमान करना है या दोषों को चलायमान करने की चिकित्सा करनी है। स्निग्ध कोष्ठ और रूक्ष कोष्ठ, ऐसे भी कुछ कोष्ठ के संदर्भ में शब्द आते हैं। तो अगर हमारा पंच शोधन चिकित्सा में कुछ बाधा आ रही है तो कोष्ठ के बारे में इतनी सारी परीक्षाएं करना आवश्यक है जिससे चिकित्सा में यश मिलेगा। फिर है कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी का अर्थ मैंने यहाँ अन्य व्याधि की शरीर में उपस्थिति ऐसे ही लिया है। आजकल ये शब्द बड़ा एकदम मशहूर हो गया कोरोना के काल में, लेकिन हमें भी इसके बारे में बार बार सोचते ही है आयुर्वेदिक वैद्य, और सोचना भी चाहिए। तो कोमॉर्बिडिटी के कारण हमारी चिकित्सा में मर्यादाएं हैं। इसके कारण हमारा प्रोग्नोसिस बदल सकता है, साध्यता बदल सकती है अगर कुछ अन्य व्याधि उपस्थित है तो। फिर फर्टिलिटी के या डिसेबिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं, जिसमें पेशेंट डिसेबल हो जाएगा या मृत्यु की तरफ जाएगा, ऐसी चांसेस बढ़ते हैं। पेशेंट ठीक होने में समय लगता है, उसे बेड पे ही कई दिन पे रहना पड़ता है। अगर कुछ सर्जरी हुई है तो कोमॉर्बिडिटी के कारण कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कभी कभी ये विरुद्ध उपक्रम जैसा भी बन जाता है। हमें जो कोमॉर्बिडिटी नाम से मालूम है, जैसे ये कुछ डिसीजेस यहाँ लिखे हैं, हाइपर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कार्डियक डिसऑर्डर, थायराइड, कैंसर। इसके अलावा पैरालिसिस, क्वाड्रिप्लेजिया, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये भी ऐसे कुछ कंडीशंस है तो जिसमें पेशेंट से हमें, पेशेंट की तरफ से जो एक कोऑपरेशन चाहिए वो नहीं मिलता इस कोमॉर्बिडिटी के कारण, और हमारी चिकित्सा पे काफी मर्यादाएं आती हैं। क्या ये इस प्रकार की संकल्पना कुछ आयुर्वेद में है? संकल्पना है या नहीं है ये बात नहीं है, लेकिन अन्य व्याधि की उपस्थिति के बारे में आयुर्वेद की क्या राय है? तो आयुर्वेद में कई जगह पे ऐसे शब्द आए हैं कि ऐसे ऐसे पेशेंट है तो ये करो या ये ना करो। तो कुष्ठी, प्रमेही, काशी, उदरी, रक्तपित्त, क्षति, मधुमेही, कुल्मी, श्वासी, वातशोणितिकी, थैमिरिकी, अजीर्णी, ये सारे शब्द है, ये सारे ग्रंथ के भी शब्द है, ऐसे ही शब्द ग्रंथ में आए हुए हैं। तो कुष्ठी का अर्थ क्या है? तो कुष्ठम अस्ति यस्य सः कुष्ठी, जिसे कुष्ठ है वो है कुष्ठी, और वो ये कुष्ठी है उसको पुल्लिंगी प्रथमा का एक वचन है, यानी इसके शरीर में कुष्ठ है, इसके शरीर में प्रमेह है, मधुमेह है, गुल्म है, ऐसे है, ऐसा इसका अर्थ है। तो ये अगर किसी के शरीर में है और उसको दूसरी व्याधि हुई है तो हमारी चिकित्सा में अलग अलग प्रकार की मर्यादाएं आती है, जो वहां लिखा हुआ है कि ये अमुक व्याधि के लिए अमुक चिकित्सा करो, लेकिन अगर वो मधुमेही है तो ये मत करो, या मधुमेही के लिए ये योग्य नहीं। ऐसे प्रकार से कुछ छोटे छोटे रेफरेंसेस है, लेकिन है, और इसका विचार हमें करना चाहिए। या हम जो चिकित्सा प्लान करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री जब हम लेते हैं पेशेंट की, तब हमें ये पता चलता ही है कि इसको ये तकलीफ है ऐसा, तब ये व्याधि और वो जिसके लिए आया है वो व्याधि, ये दोनों व्याधियों का तालमेल रख के चिकित्सा अगर की तो फिर बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या फिर केवल एक व्याधि की और उसकी शरीर में इस प्रकार की संप्राप्ति है इस व्याधियों की, तो हमारी चिकित्सा उसमें योग्य प्रकार का यश नहीं देगी और फिर हमें उसका परीक्षण करना पड़ेगा। इसके अलावा अर्श ये एक ऐसा है कि जो पेशेंट बताता है और हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो बोलता है कि मुझे अभी अर्श की कोई तकलीफ नहीं है। तो अंकुर है, अर्शांकुर है, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी अर्श के कारण उदाव्रत बढ़ता रहता है। पेशेंट को बड़े उस समय तकलीफ ना हो भले ही, लेकिन उदाव्रत, वात की प्रतिलोमता ये कंटिन्यू रहती है अर्श के कारण, और उदाव्रत के कारण और कुछ प्रॉब्लम आती है, और उस उदाव्रत के कारण, वात की प्रतिलोमता के कारण हमारी चिकित्सा में कुछ बाधाएं आती है।
इसलिए ये सारे जो प्रकार है ये उसको पूछना और ये या फिर ये परीक्षण से समझ लेना, ये सारा आवश्यक है। फिर मेंटली अगर देखा जाए कोमॉर्बिडिटी के हिसाब से मेंटल क्या कंडीशन है, तो डिप्रेशन और एंजाइटी एक दो ऐसे प्रकार है कि ये हैंडल करने के लिए कुछ डिफिकल्टी है। फिजिकल प्रॉब्लम के लिए पेशेंट डिप्रेशन का आया ऐसे होता नहीं, क्योंकि एंजाइटी बहुत तीव्र एंजाइटी और तीव्र डिप्रेशन के पेशेंट अपने में शरीर में कुछ बिगाड़ हो रहे हैं, ये इनकी समझ में ही नहीं आता। वे सिर्फ मानसिक तौर पे ही विचार करते हैं, शारीरिक बातें उनकी समझ में ही नहीं। और इन पेशेंट को हैंडल करना ये परिचारक के लिए या नर्सिंग स्टाफ के लिए बड़ा डिफिकल्ट है। जो एंग्जियस है वो खूब सारे प्रश्न पूछता रहता है, जो डिप्रेस है वो रिस्पॉन्स नहीं देता। तो ये भी एक कोमॉर्बिडिटी है, ऐसा हम समझ सकते हैं। फिर लास्ट जो पॉइंट था, तो पेशेंट जो है वो अभी हमारे पास जो आएगा वो शायद अन्य कोई ट्रीटमेंट ले रहा है या कुछ ट्रीटमेंट लेके आया है। प्रायः ये एलोपैथी के ड्रग्स होते हैं जो लेके आया है ऐसे, तो एंटी हिस्टामिनिक, एंटी डायबिटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, हाइपर कोलेस्टेरॉल की ड्रग्स, ब्लड थिनर, स्टेरॉइड, अलग अलग प्रकार के ड्रग्स है कि जो पेशेंट ले रहा है या फिर लेके कुछ साल तक लेके आया है, तो उसका उनके कौन से स्रोत पर परिणाम हुआ होगा, कौन से धातु पर परिणाम हुआ होगा, ये एनालाइज करना जरूरी है, जिसके कारण हमारी ट्रीटमेंट या हमारा कल्प या हमारा सिलेक्शन या अब यहाँ ये शोधन देना चाहिए, ये जो यहाँ दोष लीन हुए हैं उसको निकालना चाहिए। ऐसे रक्त के कारण दोष लीन होते रहते हैं, बहुत सारे रक्त के कारण, तो वो लीन दोष में शोधन काम नहीं करेगा, तो पहले दोषों का क्या करे ऐसी अवस्था, तो शोधन फेल हो सकता है। तो ऐसी नौबत ना आए इसके लिए इस ड्रग्स के क्या परिणाम होंगे ये समझ लेना आवश्यक है। कई सारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ये बात करते ही है, ये कोई नई बात नहीं मैं बता रही हूँ। लेकिन एलोपैथी के अलावा आजकल ओवर द काउंटर आयुर्वेदिक ड्रग लेना ये बहुत बात बढ़ गई है आजकल, मतलब पिछले 10-12 सालों में तो ज्यादा ही बढ़ी है कि ओवर द काउंटर आयुर्वेद के सारे ड्रग्स मिलते हैं आयुर्वेदिक स्टोर शॉप में, औषधियों की दुकान में। उसमें भी कई सारे ऐसे आयुर्वेदिक क्रीम और आई ड्रॉप या कुछ है कि जो ज्यादा हार्मफुल नहीं है, यानी जो पेशेंट लगातार इसका प्रयोग करते रहते हैं। तो अगर हमारे पास त्वक विकार का पेशेंट आया है और वो आयुर्वेदिक क्रीम लगा रहा है ऐसा कुछ है, तब वो सोचना चाहिए, नहीं तो ये हार्मफुल एक्सटर्नल जो है वो इतना हार्मफुल नहीं है। लेकिन जो अभ्यंतर सेवन के लिए लिए जाते हैं, कायम चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, सुक्षेखर वगैरह वगैरह, कुमारी स्वरस, अमलकी स्वरस, ये अलग अलग स्वरस अब पतंजलि ने काफी मशहूर किए हैं। ऐसे कितने सारे ड्रग्स लोग अपनी अपनी मर्जी से ही लेते रहते हैं, उनका अपने शरीर पर, अपने मतलब पेशेंट के शरीर पर कुछ परिणाम हो रहा है, हुआ है, ये बात भी देखनी चाहिए। नहीं तो आप कुछ देते रहेंगे और वो कायम चूर्ण ले ही रहा है, ऐसा अगर हुआ तो आपको चाहिए वो अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिल सकते। एक त्रिभुवन कीर्ति की एक केस है, ये केस मैंने सुनी हुई है, मतलब मैं उस वक्त पढ़ रही थी आयुर्वेद, मतलब इतने पुराने साल की बात है कि एक त्रिभुवन कीर्ति सर्दी जुकाम के लिए बड़ी अच्छी ड्रग है, ऐसा उस समय कुछ एक प्रचार था, कुछ 30-35 साल पहले। तो एक पेशेंट थे, एक व्यक्ति थे, उनको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम थी क्रॉनिक, इसलिए उन्हें किसी ने बताया कि आप त्रिभुवन कीर्ति ले लो। तो वो जो बताने वाला था वो भी डॉक्टर नहीं था, ये इनको तो ये भी कोई ऐसे ही दूसरा काम करने वाले थे, इन्होंने त्रिभुवन कीर्ति शुरू की। 2-3 महीने में उनको काफी रिलीफ मिल गया, त्रिभुवन कीर्ति रोज 2 गोलियां सुबह ऐसा कुछ। और लेकिन उन्होंने ये ठीक होने के बाद, मतलब सर्दी जुकाम में उन्हें सच में कुछ लाभ मिल गया, लेकिन बाद में उन्होंने ये कंटिन्यू रखा और कुछ दिनों के लिए, तो कुछ एक 9-10 महीने के बाद कंटिन्यू करने के बाद बीच में ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु ये सब हुआ होगा, उनको नासागत रक्तपित्त ऐसा लक्षण निर्माण हुआ और फिर वो पता चला कि वो त्रिभुवन कीर्ति के कारण हो रहा है। ऐसी एक केस मैंने उस वक्त सुनी थी जब मैं पढ़ रही। तो ऐसे कुछ ड्रग्स है जिसके
परिणाम होते रहते हैं शरीर पर। आमलकी स्वर जो है वो आमलकी खुद ही रुक्षण करने वाला द्रव्य है, तो आप वो शरीर में उसके रुक्षण कर रहा है ये समझ के आप अपनी ट्रीटमेंट दे दो। अगर चाहते हो तो ये बातें रोक दो, लेकिन इसका भी तालमेल रखना जरूरी है। फिर योगासन प्राणायाम, इसका अवेयरनेस बहुत ही बढ़ गया है, तो लोग ये करते हैं, लेकिन इसके कारण तो वायु में ही कुछ जो बदलाव होते हैं वो वायु में ही होते हैं। अगर अच्छे प्रकार से किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत तरीके से किया गया तो इससे प्रॉब्लम इससे बढ़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी, उनका एक विधान है कि प्राणायाम जो है वो शरीर में उष्णता बढ़ाता है, इसलिए स्त्रियों को रजक काल के बाद, ऐसा उन्होंने कहीं लिखा है, रजक काल के बाद कुछ दिन प्राणायाम नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ मैंने एक पढ़ा था कहीं। तो प्राणायाम से उष्णता बढ़ती ही है, ऐसा उनका विधान है, और उस पर पेपर भी पब्लिश हुए हैं कुछ। फिर कपालभाति के ये कुछ 2-3 यहाँ रेफरेंसेस मैंने लिखी है कि ये किसी रिसर्च पेपर से है कि कपालभाति से हार्निया जैसी संप्राप्ति डेवलप हो सकती है अगर ठीक प्रकार से नहीं किए गई तो। फिर एम्प्टी स्टमक करना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसे जो सारे नियम है वो पालन नहीं किया तो उल्टा पुल्टा होता है। हमारी ट्रीटमेंट भी इसके कारण उल्टी पुल्टी हो सकती है, तो पेशेंट को ये भी पूछना है, ये करते हैं बहुत सारे पेशेंट कि आप ये सही ढंग से कर रहे हो, ठीक तरह से समझ लेना है कि ये क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, ये बात। और एक रेकी, ये एक प्रकार है, ये केस मेरी केस नहीं है, रेकी के बारे में ऐसा कभी सुना नहीं था मैंने पहले, ये अभी अभी सुनी हुई एक बात है, कुछ 1-2 साल पहले की। रेकी से कुछ अपाय होता है ऐसा कभी नहीं सुना था, लेकिन ऐसा कहीं पढ़ने में आ गया। जब ये केस सुनी उसके बाद जो मैंने पढ़ा, तो रेकी के कारण कभी कभी उदर शूल या शिरशूल या ऐसा कुछ डेवलप होता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो वो जो एक मैंने सुनी हुई केस थी, वो एक लेडी थी 34 ईयर की, वो उसे कुछ कुछ तकलीफें जो होती थी छोटी मोटी, उसके लिए वो कुछ करीबन 3-4 साल से सिर्फ रेकी की ट्रीटमेंट ले रही थी। तो ये एक रेकी मास्टर थे उनसे, यानी वो कभी डॉक्टर के पास नहीं गई थी, आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास भी नहीं थी, और उसको कुछ जो भी कुछ होता था 3-4 सालों से वो रेकी की ट्रीटमेंट ले रही थी, और उससे उसे काफी आराम मिल रहा था। लेकिन अभी एक बार ऐसे हुआ कि रेकी के पश्चात कुछ कारण उसने रेकी का वो ट्रीटमेंट लिया और उसे शिरशूल तीव्र शुरू हो गया। फिर वो मास्टर ने कहा कि अति जल, ज्यादा पानी पियो जिससे वो शिरशूल तुम्हारा कम हो जाए। तो उसने बहुत सारा पानी पिया, लेकिन शिरशूल कम नहीं हुआ, बल्कि प्रतिष्ठा और अग्निमांद्य हो गए। तो उसने किसी से, उसकी बहन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रही थी दूसरे एक डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। तो बहन ने उस डॉक्टर से पूछा, आयुर्वेदिक फिजिशियन से, तो उस फिजिशियन ने त्रिकटु गोप्तुर व्योचादिवती ऐसा कुछ दिया, लेकिन ये उस पेशेंट ने लिया नहीं जिसका शिरशूल हो रहा था, क्योंकि वो रेकी मास्टर ने उसको बताया कि जब तुम रेकी की ट्रीटमेंट ले रही हो तो अन्य कोई भी मेडिसिन, आयुर्वेदिक हो एलोपैथिक हो कुछ भी हो, कुछ भी नहीं लेना है, इसलिए उसने कुछ नहीं लिया। फिर उस बहन फिर से आ गई, मतलब वो आई ही नहीं, बहन थी बात दूसरे एक वैद्य के साथ। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर उन्होंने ये लंघन लघुवचन जल ऐसा कुछ सजेस्ट किया, बाद में उसे थोड़ा ठीक लगा। लेकिन ये रेकी के कारण भी ऐसे कुछ होता है, तो शिरशूल का कारण रेकी ऐसा भी हो सकता है, ऐसी बात शायद हमारी समझ में ना आए। तो पेशेंट और क्या क्या कर रहा है अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर ठीक होने के लिए पेशेंट और क्या क्या कर रहा है, ये सारी बातें भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो इतनी सारी बातें हमने रुग्ण परीक्षा के बारे में देखी, जो विविध परीक्षा भाव ग्रंथों में लिखे हैं वो भी देखे, जो आज के सिनेरियो में जो जिनका विचार करना आवश्यक है वो भी देखे। अगर ये सारी बातों का अच्छे प्रकार से विचार किया गया तो चिकित्सा की सिद्धि निश्चित रूप से है, चिकित्सा की सिद्धि मिलेगी, यानी पेशेंट का जो दर्द है उसका उपरम होगा, व्याधि का उपशमन होगा और पुनर्भोगी होगा। तो मैं फिर से एक बार परम आयुर्वेद के संयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगी। एक अलग से विषय पे मेरे विचार व्यक्त करने के लिए उन्होंने मुझे मौका दिया। धन्यवाद।
धन्यवाद। बहुत ही सुंदर हुआ व्याख्यान। आपका अनुभव और आपका जो ज्ञान है, इतने सालों का अध्ययन और अध्यापन है, ये देखते हुए हर एक परीक्षा विषय पर आप एक पूरा व्याख्यान दे सकती है, इतना ज्ञान है। लेकिन कम समय में पूरा का पूरा, ना अति विस्तार ना अति संक्षेप, इस सिद्धांत से आपने जो इस व्याख्यान का सादरीकरण किया है, वो बहुत ही सुंदर रहा, बहुत अच्छा लगा। और आपसे अन्य विषय पर, विशेषतः मानस व्याधि पर, यहाँ पे हमने देखे कुछ स्लाइड्स में आपकी उस विषय की व्याप्ति और उस विषय का ज्ञान, उसकी झलक दिखाई दी। तो हम आगे चल के उस विषय पर भी आपसे मार्गदर्शन लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है। जी जी ओके। जी, धन्यवाद। बाय। मिलते हैं, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।